Why are you saying credit card is a trap? आजकल तो क्रेडिट कार्ड हाँ, क्रेडिट कार्ड्स में तो इतने ऑफर्स हैं कि इसके ऊपर पूरी डिबेट हो सकती है कि मैम मैं 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% कैशबैक दे रहा हूँ, ताकि लोग आप ये ईएमआई और लोन वाले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं ना, वो दैट इज ट्रैप। नहीं, क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो ट्रैप। क्या डिफरेंस लगता है फिल्मों में और वेब सीरीज? सो वेब सीरीज आपको बहुत एंगेज करके रखता है, फिल्म आपको 3 घंटे में रिलीज कर देता है। तो ये आजकल के लोगों में है कंपटीशन। हाँ, लड़कियों में ये माइंड में आ गया है बिकॉज ऑफ लॉट मेनी अदर सर्कमस्टेंसेस कि हम किसी से कम नहीं, हम आपके बराबर है, हम अपने हस्बैंड से बराबर है, हम अपने भाई के बराबर है। अरे भैया, तुम उनसे बराबर नहीं हो, तुम उनके ऊपर हो। जो चीज तुम कर सकते हो वो तुम्हारे हस्बैंड और भाई को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलने वाली है। आज हम देखते हैं अक्सर जब माँ बच्चे को पाल रही है, जब वो ग्रोइंग स्टेज में, वो बॉल स्टेज में, वो छोटा है, उसको नहीं है ये समझ, तो आज फोन दे दिया जाता है और 4-4 घंटे 5-5 घंटे हाँ, बच्चा अपने आप स्क्रोल कर रहा है तो और वो रील्स भी देखते हैं। वहाँ लिमिटेशन नहीं है, उसके सामने क्या कंटेंट परोसा जा रहा है वो सोशल मीडिया को पता है कि वो क्या दिखा रहे हैं, बट माँ बाप नहीं देख रहे। तो अब वहाँ पे वो बार खत्म हो जाता है ना। हाँ, तो मैं बताती हूँ, वो बार माँ को समझना पड़ेगा। पहले लूडो 4 लोग बैठ के खेलते थे, अब 4 वो भी फोन पे खेलते हैं। वो भी फोन पे खेलते हैं। तो ये कैसा कल्चर है जो आगे जा रहा है? आपको नहीं लगता आज के टाइम में बच्चा रिलेटिव्स तो छोड़ो, मम्मी पापा से भी काफी गैप बना के चलता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द फोन एंड इंटरनेट। वो फॉर्मूला सेट होता है कि शिक्षा एक ऐसी हथियार है या ऐसी चीज है जिसको आप बांटोगे तो वो बढ़ेगी। एग्जैक्टली, और इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। वही करते थे, फेलियर वाला डर नहीं था बिल्कुल। डर नहीं था। हाँ। ट्राई कर रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता है कि हम पास होंगे या फेल होंगे। पर शायद आज ऐसा बहुत होता है कि इंसान शुरू करने से पहले अपने अंदर एक डर ले आता है, फियर ऑफ फेलियर जिसे हम कहते हैं। हाँ। कि अगर नहीं हुआ तो हाँ। और वहीं पे शायद वो रुक जाता है। एक डेफिनेशन ये भी है कि लड़की को ये लगता है कि जब तक वो कमाएगी नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, तुम ये जो परिभाषा है। सो एक्चुअली तुम लड़कों से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो। अब कल को आप मेरे भाई हो, आपको नौकरी छोड़ने का मन है, आपको वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, सफोकेशन लग रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप छोड़ने से पहले 100 बार सोचोगे, क्योंकि आपकी सैलरी पे आपके परिवार डिपेंडेंट है। ठीक है। मुझे अगर नौकरी छोड़ना है तो मैं छोड़ने के पहले 2 बार सोचूंगी। मेरा मन नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं इसलिए अपने आप को लकी मानती हूँ। मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगी। मेरा जो मन है मैं वो ही करूँ। नाम क्या हो कंपनी का? तो मेरे हस्बैंड ने फिर बोला कि देखो, नाम ऐसा होना चाहिए जैसे मिंत्रा। अब तुम एक बार बोलोगे, तुम्हें 10 बार बोलने का मन करेगा, तभी तुम्हारे ब्रांड को कोई जानेंगे। तो इट शुड बी वेरी कैची। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीओवी सीजन 2 में। अक्सर हम आपको अलग अलग लोगों से मिलवाते रहते हैं, कभी किसी से तो कभी किसी से। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि इस बार किससे मुलाकात होगी? तो मुलाकात होगी बिहार के मुंगेर की रहने वाली एक ऐसी महिला से जिसने दिल्ली एनसीआर में आकर अपने बिजनेस के जरिए परचम लहराया। और वो बिजनेस क्या था और क्या उसकी जर्नी थी, ये हम उनसे खुद सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। हमारे साथ आप आज मौजूद हैं, तो अच्छे से समझेंगे कि कैसे बुलबुली इंडिया जो है क्रिएट हुआ। मगर उससे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आप मुंगेर की रहने वाली हैं, आपका जन्म वहाँ का है, तो कैसा है बिहार का, वहाँ आपका पलना पोसना, पढ़ाई, स्कूलिंग कैसी रही, बताइए उसके बारे में। सो मुंगेर छोटा सा शहर है, योगा का शहर है, माँ दुर्गा का शहर है और राजा कर्ण, दानवीर कर्ण का शहर है। तो मैं उस शहर से बिलोंग करती हूँ। और मैं वहाँ पे नॉटर डेम अकेडमी में पढ़ती थी, वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की। कैसी थी स्कूल में पढ़ने में? स्कूल में मैं नॉटर डेम में तो टॉप 3 रैंकर्स में थी। और बहुत ही अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट था। जो हमारी सिस्टर्स थी और हमारे जो क्लास टीचर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, और उनको मैं आज तक याद करती हूँ। मुझे अभी भी अपने मॉन्टेसरी की क्लास टीचर का नाम याद है, मिस जीनत आपकी, मतलब। चलिए, फिर आपने दोबारा चेंज किया स्कूल? जी, मेरे पापा जुडिशरी में काम करते थे और उनकी हर 3 साल के बाद पोस्टिंग होती थी। हालांकि हमारा शहर मुंगेर है, पर वो कहीं और पोस्टेड थे। तो कुछ सालों के बाद हम पापा के साथ रहना शुरू कर दिए उनकी पोस्टिंग वाली जगह पे। और मैं पहली बार मुंगेर छोड़ करके दूसरे शहर शिफ्ट की थी जब पापा का ट्रांसफर पूर्णिया हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पर नए स्कूल, नए लोग, कॉलोनी वाली लाइफ और
मैं अपने पापा मम्मी और छोटे भाई के साथ वहां रहने लगी थी। और दादी दादा को घर पे मुंगेर में छोड़ दिए थे हम, और कुछ 1 साल बाद फिर वो भी हमारे साथ आकर के रहने लगे थे। तो आगे जैसे बढ़ रहे थे, ट्रांसफर भी कर रहे थे, जगह बदल रहे थे, तो कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, तो मेरे लिए फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल था। जब तक फ्रेंड्स बनते थे ट्रांसफर हो जाता था। 3 साल में ट्रांसफर हो जाता था, स्कूल चेंज हो जाते थे, और कहीं अच्छे स्कूल होते थे, कहीं खराब स्कूल होते थे। मतलब मैं खराब तो नहीं बोलूंगी तो स्कूल को। फेसबुक भी नहीं था कि वहां जुड़ जाते। हाँ, तब वो तो फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल था। जब तक कि कोई अच्छे फ्रेंड्स बनते थे तो चले जाते थे। आज भी मैं सोचती हूँ कि क्लास 2 या 3 में जो मेरे फ्रेंड्स को मैं छोड़ करके दूसरे स्कूल में गई, वहां पे जो फ्रेंड्स को बनाया, फिर उनको छोड़ के मैं कहीं और चली गई। पता नहीं वो मुझे याद करते भी होंगे कि नहीं, पर मुझे सब याद है। क्योंकि मेरे लिए तो हर शहर में मैंने जितने लोगों को फ्रेंड्स बनाया वो अलग अलग लोग थे। तो 12th तक कितने स्कूल बदले आपने तो? हाँ, सो नॉटर डेम अकेडमी से उर्सुलाइन कॉन्वेंट में गई पूर्णिया में, और वहाँ के बाद हम लोग का ट्रांसफर एक दूसरे शहर मुजफ्फरपुर में हुआ। वहाँ पे मैं प्रभात तारा में पढ़ती थी। प्रभात तारा में क्लास 5th के बाद ऐसा था कि वो पूरा ही हिंदी मीडियम हो जाता, और क्योंकि शुरू से मैं कॉन्वेंट में थी तो मेरे लिए मैथ्स को हिंदी में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो अल्टीमेटली मेरी बुआ जी यहाँ रहती थी दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे आकर बाकी की पढ़ाई करो। और क्योंकि पापा का भी बहुत ट्रांसफर होता था तो उन्होंने मुझे यहाँ बुआ के पास भेज दिया। फिर मैं पश्चिम बिहार में विशाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, और विराट कोहली को तो सब जानते हैं, वो हमारे स्कूल मेट थे, मुझसे जूनियर थे। पश्चिम बिहार से ही है ना? जी 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 जी। तो वो हमारे स्कूल मेट थे, और फिर मैं यहाँ पे बुआ के साथ रहने लगी और पढ़ाई करती रही। और फिर वापस मैं यहाँ पे बहुत होमसिक हो गई थी। वैसे मुझे यहाँ पे बहुत प्यार मिला, स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा था, और मुझे मन था कि मैं कुछ दिन पापा मम्मी के साथ रहूं, क्योंकि शायद क्लास 6-7 में जब कोई बच्चा कहीं और चला जाता है रहने के लिए, और वैसे में हर 3 साल में ट्रांसफर होते रहता था, तो मुझे लगता था कि कहीं तो जाकर के मतलब मैं स्टेबल होकर के रहूं। तो वापस शायद वो बच्चे इस बात से कनेक्ट करेंगे जिनके मम्मी पापा सरकारी जॉब्स में होते हैं और जिनके ट्रांसफर अक्सर होते रहते हैं। तो क्या लगता है ये मेंटल प्रेशर को भी इफेक्ट करता है? जगह जगह ये मेंटल प्रेशर नहीं होता है, या ये बहुत अजीब होता है शहर बदलना? नहीं, अजीब नहीं होता, बहुत मजेदार होता है। नए शहर जाते समय हम इतने खुश होते थे, पूरा घर में पैकिंग होता रहता था, और नए स्कूल में एडमिशन होना है, नई किताबें आनी है, सारी चीजें नई होंगी, घर नया होगा, रूम्स नए होंगे। तो मैं और मेरे भाई इसी में झगड़ा लड़ाई करते रहते थे कि वो अब तो नए वाले क्वार्टर में ये रूम मेरा होगा, ये बेड मेरा होगा। तो बहुत मजेदार होता था। बस फ्रेंड्स नहीं हमारे साथ आ पाते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो उनका भी ट्रांसफर हो जाता, या ऐसा हाँ वो भी साथ आ जाते। तो ऐसा हम सोचते थे। और शरारती थे स्कूल में? टॉकेटिव थी, बातें करने वाली। हाँ, मतलब मुझे हमेशा किसी से बात करना होता। पनिशमेंट मिला कभी? कभी नहीं, क्योंकि टीचर्स मुझे बहुत प्यार करती थी। बातें करते थे तब भी? हाँ, बातें करती थी तब भी। वो मुझे फ्रंट सीट पे बैठाती थी, तो कहती थी अब कितनी बातें करोगी यहाँ पे बैठ के सामने। अक्सर ऐसा होता है, बात करने वाले को पहली सीट पे आगे बैठा दिया। हाँ, मेरे को भी आगे बैठा देते थे, पर क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे होते थे शायद, तो टीचर्स खुश रहती थी, तो मुझे प्यार ही करती थी। और मैं स्कूल जाने के लिए हर दिन बहुत एक्साइटेड रहती थी। मुझे घर में मन बिल्कुल नहीं लगता था। मुझे लगता था कि स्कूल जाना मतलब नई कुछ चीज बात करेंगे फ्रेंड्स के साथ, नया कुछ कैंटीन में खाएंगे। स्कूल से आते वक्त हमारे आजकल के स्कूल में तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि स्कूल के गेट के बाहर आप झाल मुड़ी गोलगप्पा खाओ। अब नहीं होता। हाँ, आइसक्रीम खाओ। तो हर दिन मुझे मेरे दादाजी कुछ पैसे देते थे, इसीलिए देते थे कि स्कूल के बाद में कुछ बाहर खाओ। तो मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, और उसकी आदत मुझे बचपन से लगी थी। कोई ऐसी चीज स्कूल की जो आज तक लगता है ये नहीं करना चाहिए था, या ऐसा कोई इंसिडेंट जो आज भी याद है? कोई शरारत तो उस लेवल का मैं करती नहीं थी, पर स्कूल का ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं याद है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रहती थी। तो मैं फुटबॉल भी खेलती थी, मैं कबड्डी भी खेलती थी, और मैं बैडमिंटन भी खेलती थी, जो मुझे खेलने के लिए जितनी देर मिल जाए। अच्छे किसमें थे? कबड्डी में। क्या कोई कबड्डी का एक्सपीरियंस बताइए। तो कबड्डी में ऐसा होता था कि मैं भले ही पतली दुबली थी,
पर मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं किसी को जीतने दूंगी नहीं, सांस तो मेरी रुकेंगी नहीं और लाइन तो मैं छू ही लूंगी। तो और चाहे मैं कैसे भी करूं, मतलब कहीं से निकल जाऊं, किसी के कपड़े खींच के भाग जाऊं, मतलब कुछ भी करूं, जीतना तो है ही, मतलब हारना वाला चीज तो था नहीं। तो वहीं से लड़ने का ये जज्बा मिला हो शायद, जो आज आप लड़ रहे हो। हाँ, कबड्डी बहुत ही मजेदार गेम है। टीम स्पिरिट भी, और वो ऑल्सो आपके ब्रेन को बहुत पावरफुल बना देती है, बिकॉज जब आप एक सांस में बोलते हुए किसी लाइन को छूने के लिए टारगेट करते हो, और जहाँ पे 50 लोग, मतलब 50 नहीं, आप बाकी के 6-7 लोग आपको पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं, तब आप सिर्फ जीतते हो जब आपके दिमाग में ये चीज रहती है कि मुझे तो वो लाइन टच करना है एक ही सांस में। तब आप अपने स्ट्रेंथ को जान पाते हो कि 7 लोगों से ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ है, तभी आप उस लाइन तक पहुंच पाए। 9, 10, 11, 12 की ऐसी क्लासेस है, जनरली जब भी टीचर आते हैं तो पूछते हैं क्या बनना चाहते हैं। आपसे भी पूछा गया होगा, क्या सोचा था उस समय? तो बताती हूँ, हुआ ये था कि जब मैं दिल्ली में पढ़ती थी, तो यहाँ पर हमारे स्कूल में साल में 2 या 3 बार ऐसे पर्सनालिटी को बुलाया जाता था, जैसे रेडियो जॉकी या फिर किसी आरजे, फिर टीवी एंकर्स जो हमसे बात करते थे। तो ये प्रोग्राम होता था और हम उस दिन अपने क्लासेस को छोड़ करके हॉल में बैठते थे और उनसे हम बात करते थे, उनकी बातें सुनते थे। तब एक शमशीर लुथरा करके रेडियो के आरजे थे, और शमशीर लुथरा हमारे स्कूल आए थे हमसे बात करने के लिए। पहली बार मेरा ऐसा इंटरेक्शन हुआ था, उसी दिन से सोच लिया था कि मुझे तो मास कॉम करना है। तो शमशीर लुथरा ने भी किया है, रेडियो में काम करते हैं, शाहरुख खान ने भी किया है, टीवी में काम करते हैं, तो रेडियो नहीं तो टीवी, तो मुझे मास कॉम तो करना है और मुझे मास कम्युनिकेशन के फील्ड में कुछ करना है। तो वहीं से डायरेक्शन मिल चुकी थी कि मास कॉम दिमाग में था, घर में किसी को नहीं बताया था। अच्छा। क्योंकि घर में था कि मैं साइंस में अच्छी थी, इंग्लिश में अच्छी थी, और मेरे पापा खुद बहुत बड़े, ही रिटायर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, और मेरे दादाजी भी बहुत बड़े लॉयर थे, बड़े बड़े दादाजी, मेरे अपने दादाजी का बिजनेस था। तो लॉयर बनने का प्रेशर नहीं था? हाँ था ना, तो वो तो था कि लॉ करना है, और मैंने लॉ किया भी बाद में। तो आज के डेट में मेरे पास लॉ की डिग्री है। घर वालों के लिए नहीं, मैंने खुद के लिए किया। मेरे घर वालों का कभी ये नहीं था जबरदस्ती कुछ करवाना। मैंने शमशीर लुथरा से जब मैं मिली थी और शाहरुख खान को जब मैं देखती थी, स्पेशली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो मुझे लगता था इसने जो पढ़ाई तो करना है, मतलब हमारे घर में पढ़ाई नहीं करना है वो तो सवाल ही नहीं उठता था। मत खाना खाओ, मत कुछ और करो, या जो करना करो, पढ़ाई करना है। तो मैं किसी को भी देखती थी तो मुझे लगता था वो पढ़ाई क्या किया है, उसने ऐसी कौन सी पढ़ाई की कि वो टीवी पे आ रहा है, या शमशीर लुथरा ने ऐसी कौन सी पढ़ाई की जो रेडियो पे बोलते हैं और उनकी आवाज चेंज हो जाती है। तो मतलब मुझे वो पढ़ाई करनी थी जो शाहरुख खान ने किया था। तो मास कम्युनिकेशन का लिंक वहां से मिल चुका था। पर जब 12th पास में कर गई, फिर मैंने साइंस ऑप्ट किया, फिर मतलब प्रैक्टिकली सबने बोला कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो तो तुम साइंस लो, और बॉटनी। साइंस कॉमर्स का प्रेशर उस टाइम पे भी उतना ही होता था जितना आज है? बहुत ज्यादा था, साइंस का प्रेशर बहुत ज्यादा था, कॉमर्स का भी उतना ही था। मतलब अच्छे नंबर आ गए तो साइंस लो। हाँ, अच्छे नंबर आ गए तो साइंस ले लो। मेरे पास भी प्रेशर था। पर मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि साइंस में तो मैं बहुत अच्छी थी, पर मैथ्स में मैं बहुत कमजोर थी। तो क्या चूज किया आपने? साइंस? मैंने साइंस चूज किया। ठीक है, 12th हो गई। 12th तो उसके बाद आगे कॉलेज की कहानी कैसे? कॉलेज की कहानी ये होगी कि साइंस तो ले लिया, जूलॉजी ऑनर्स किया। ठीक है। तो मेडिकल की तैयारी 3 साल, जब ग्रेजुएशन करो तो मेडिकल की तैयारी करो। तो मेरा डेंटल में भी हो गया, मैं एडमिशन भी ले ली, फी भी पे हो गए थे। और हम जब कॉलेज गए, मैं गई फर्स्ट डे, जब मुझे ओरिएंटेशन था, तो मुझे कहा, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा जब मैं डेंटल निकाल सकती हूँ तो मैं एमबीबीएस भी निकाल लूंगी। तब मेरे दिमाग में शमशीर लुथरा नहीं थे, तब जो कर रही थी मैं उसी पे फोकस थी कि मुझे 1 साल और मिलेगा और मैं डेंटल जब कर सकती हूँ तो एमबीबीएस भी कर ही लूंगी। ठीक है। तो हुआ क्या कि नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस नहीं हुआ, और मैंने एडमिशन लेकर के कॉलेज से विड्रॉ कर लिया था डेंटल से। डिसअपॉइंटमेंट हुई? हाँ, काफी नहीं, मतलब घर से कभी मेरे ऊपर वो था ही नहीं, कोई ताना नहीं, कुछ नहीं कि तुमने प्रेशर। खुद कभी मुझे बहुत बाद में ऐसा लगा कि शायद डेंटल कर ही लेती,
फिर लगा कि नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मैं वही कर रही हूँ जो मेरा मन है। ठीक है। तो मेडिकल एमबीबीएस में नहीं हुआ और डेंटल में हो गया था, फिर डेंटल में परस्यू नहीं की, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ है। तब मेरा मन था कि अब मैं क्या करूँ, चलो ठीक है, अब मुझे मास कॉम करना है। तो मैंने पापा को बोला कि मेरा एडमिशन करा दो, तो बोला मैं करा दूंगा, चलो। जब तक मैं ये डिसाइड करती तब तक बहुत सारे फॉर्म्स निकल गए थे अप्लाई करने के, बट फिर भी बैंगलोर और पुणे में अवेलेबल थे कुछ। तो पूना यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया, एमआईटी कॉलेज में गई और वहां पर 2 साल का मैंने एमए किया जर्नलिज्म में। और मैं इतना एंजॉय करती थी पूरी Regular था? पढ़ाई को, एकदम 100% रेगुलर, 80% के ऊपर मेरा अटेंडेंस था। सारे न्यूज़ चैनल्स में इंटर्नशिप, अच्छे न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप, सीएनएन में मैंने किया। उसके बाद मैं डीएनए न्यूज़पेपर के लिए फोटोग्राफी करती थी, लॉन्ग शॉट। फोटो जर्नलिस्ट भी थे आप? हाँ, फोटो जर्नलिस्ट। मैं एक्चुअली फोटो जर्नलिस्ट ही थी सबसे पहले जब मैं इंटर्न थी, और मैं डीएनए के लिए लाइफस्टाइल फोटोग्राफी करती थी। ठीक है। और मुझे पैसे भी मिलते थे, तो मैं बहुत खुश थी। मतलब जो फोटो खींच रही हूँ, मुझे फोटो खींचना ही बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद पैसे भी मिल रहे हैं और पॉकेट मनी भी हो रही है। तो मैंने पहली बार 2 साल एमआईटी का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत मजेदार। एक तो पूना है ही बहुत ही मैजिकल शहर, मौसम बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा था, लोग नॉर्थ इंडियंस में और लोकलाइट्स में डिफरेंशिएट करते थे, बट वो एक पॉइंट तक इनिशियली, उसके बाद एवरीबडी वाज इक्वल। और मैं क्या करती थी वहां पर, मुझे दूसरा शौक था पढ़ाने का, मुझे बड़ा मजा आता था लोगों को पढ़ाने में। मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी, मतलब एग्जाम से पहले 10 लोग को बैठाती थी, तुम ये करो ये करो, तुम्हें ये नहीं पता तो मैं ये बताती हूँ। तो उससे मुझे क्या लगता था कि अगर मैंने किसी को समझा दिया कोई कॉन्सेप्ट, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलती थी। अभी भी आप मुझे संस्कृत का अगर आप मेन फॉर्मूला भी पूछोगे ना, तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, ये मेन उसका फॉर्मूला है, मैं वो कभी नहीं भूलती हूँ। मैं भूलती इसलिए नहीं कि मैं वो 10 लोगों को समझा देती हूँ। अभी आप उस टाइम से यहाँ पर अगर आप आओगे आज के टाइम पे, मैं आज भी वर्कशॉप्स लेती हूँ। मैंने इतने लोगों को वो चीज सिखा दी है, इतने लोगों को पेंटिंग में बैठ के बता दिया कि मैं कैसे करती हूँ। वो फॉर्मूला सेट होता है कि शिक्षा एक ऐसी हथियार है या ऐसी चीज है जिसको आप बांटोगे तो वो बढ़ेगी। एग्जैक्टली और इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। वही करते थे आप? हाँ, तो मैं कॉलेज में मैं बैठ के रटती कभी नहीं थी कुछ, इसलिए मेरा मैथ्स कमजोर था, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आप समझ के करते हो, और मेरा दिमाग बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स में रहता था कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। और अगर ये बात मैंने सामने वाले को समझा दिया तो मुझे लगता था कि अब वो कभी नहीं भूलेगा। और एक्चुअली मेरे साथ जितने लोग बैठते थे वो सब अच्छे नंबर से पास करते थे, और सारे लोग मेरे नोट्स यूज करते थे। एमआईटी में दोस्त कैसे मिले? सो एमआईटी में जब हम लोग ओरिएंटेशन हुआ और लोग आने लगे, तो मेरे ग्रुप में अलग अलग स्टेट्स के लोग थे। मैक्सिमम महाराष्ट्र के थे, बिहार से सिर्फ 2 लोग थे। वहाँ मुंबई या महाराष्ट्र का क्राउड ज्यादा मिलेगा। तो और साउथ इंडियंस भी थे, साउथ इंडियंस मराठीज थे, और नॉर्थ इंडियन भी थे, चंडीगढ़ के भी लोग थे, और बिहार से सिर्फ मैं थी और एक बंदा और था। और तो बिहार वाला ट्रोमा झेला हुआ थोड़ा बहुत? नहीं, लोग समझ नहीं पाते थे कि मैं बिहार की हूँ, पर मैं जा के बोलती थी कि तुम्हें पता है मैं कहाँ की हूँ, मैं मुंगेर की हूँ। तो ट्रॉमा इसलिए नहीं झेला क्योंकि स्कूलिंग तो मेरी दिल्ली में हुई, तो एसेंस तो मेरे दिल्ली के थे, और मुंगेर में मेरी पढ़ाई कॉन्वेंट में हुई, तो इंग्लिश में मैं अच्छे से बोल लेती थी, लिख लेती थी। दिल्ली वाला भी एसेंट था मेरे बोलने में, जब मैं हिंदी बोलती थी तो सब समझते थे कि मैं दिल्ली से हूँ, पर मैं उनको बोलती थी कि मैं दिल्ली से हूँ नहीं, मैंने पढ़ाई की है, पर मेरा घर मुंगेर है और वो बिहार में है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब मैं स्कूल में थी तब मुझे ऐसा लगता था कि स्कूल वाले बच्चे तो नहीं, वो सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, पर कहीं बताने के बाद किसी का बिहेवियर बदलता था? नहीं, वो कहते थे तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं क्यों झूठ बोलूंगी, कोई थोड़ी अपनी आइडेंटिटी के लिए झूठ बोलता है। मैं तो उल्टा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि भैया मैंने यहाँ पढ़ाई की, ये स्टेट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बट मैं हूँ बिहार की, और मेरा बेस वहाँ के अलग अलग शहरों में बना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मुंगेर। मेरे दादा, मेरे परदादा सब वहीं रहते हैं, और मैं एक लॉयर की खानदान से हूँ।
अकेली मास कॉम कर रही हूँ, ठीक है। तब भी मुझे पूछते थे तो तुम मास कॉम क्यों कर रही हो, लॉ क्यों नहीं कर रही हो, बहुत बड़ा कॉलेज है। पुणे में भी लॉ के बहुत सारे कॉलेजेस है, आईएलएस है वहाँ पे, तो वहाँ क्यों नहीं। मैंने कहा कि सब वही कर रहे हैं, मुझे वो नहीं करना है, मतलब मुझे चेंज चाहिए। और तब भी शमशीर लुत्रा और शाहरुख खान तो मेरे दिमाग में था ही था, बैकग्राउंड में चल ही रहे थे। बैकग्राउंड में वो कभी नहीं हटा था। बीच में मैं मेडिकल के लिए इतना सीरियस थी, तब वो दब गए थे, वो दोनों लोग दब गए थे पर हटे नहीं थे। तो स्टार्टिंग किया, और कॉलेज में इंटर्नशिप्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स देने होते हैं, आप उसमें, मैंने थेसिस भी लिखा, वो भी मेरे कॉलेज में ऊपर की शेल्फ में रखा गया और बाकी जूनियर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि इन्होंने जो लिखा है इसको पढ़ो, या जैसे इन्होंने वो पूरा बनाया है थेसिस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर स्टडी करो। मुझे बड़ा मजा आता था, मैं बहुत खुशी से उस कॉलेज में गई। और वहाँ पर और चीजें तो थी, बट कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद वो फेड हो गए और मैं सब में घुल मिल गई और बहुत अच्छा किया। और रैंक भी मेरे पूरे यूनिवर्सिटी में मैं 5th रैंक होल्डर थी, और सबसे अच्छा इंटर्नशिप भी मुझे मिल गया। मुझे दिल्ली में, नोएडा में, फिल्म सिटी में CNN में चांस मिला। क्या बात। तो मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश कि मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है, जैसा सोचा वैसा हो रहा है। और डीएनए में मैं जब फ्रीलांसिंग करती थी, फोटो जर्नलिज्म में जब थी, और तब मैं थोड़ा थोड़ा लिखती भी थी, तो मुझे थोड़े बहुत पैसे भी मैं अर्न कर लेती थी, पॉकेट मनी। अच्छा, घर से कभी प्रेशर नहीं रहा है कि तुम्हें वही काम करना है या यही काम करना है या यही करना है। मेरे घर वाले लोग एक्सट्रीमली सपोर्टिव है। कौन सा पॉइंट था जिससे डिसाइड किया कि एंड करना है जर्नलिज्म को, अब यहाँ आगे नहीं करना? हाँ, सबसे पहले तो जब मैं इस फील्ड में गई, जितने उल्लास के साथ मैं गई थी, 6 महीने 9 साल भर के अंदर मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुमको वो बोलना और करना जो लोग तुम्हें बोलेंगे करने के लिए। मुझे मन है अगर किन्हीं पे स्टोरी बनाने की, तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे टीम हेड वो नहीं चाहते, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूँ। तो मैंने अपना जो प्रोडक्शन वाला काम था वहां पे बिहाइंड द कैमरा, वो छोड़ दिया। मैं सोची मैं स्पोर्ट्स में चली जाती हूँ, वहां तो सच सच है भाई और झूठ झूठ है, आप मिक्स नहीं कर सकते। किसी ने अगर गोल्ड मेडल जीता तो आप उसको सिल्वर नहीं कर सकते, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगने लगा, तो मैं स्पोर्ट्स में गई। और लकीली मुझे इन्फ्रो स्टार्टर न्यूज एजेंसी, एक स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कंपनी है, नीदरलैंड बेस्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम वो इंडिया में लोगों को सिलेक्शन के लिए बुला रहे थे। तो जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है, तो मैंने झट से डिसाइड किया कि CNN छोड़ दो, मुझे अब यहाँ बिल्कुल काम नहीं करना है, मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगी, जो है मैं वो शूट करूंगी, वो देखूंगी, वो करूंगी, उसमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हैं। मैं गई तो मतलब कम से कम 200-300 लोगों की लाइन लगी हुई थी, लंबा। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज थे कि अगर तुमने अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करा है तो इस लाइन में लग जाओ, अगर तुमने नहीं किया है तो इस लाइन में लग जाओ, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो इस लाइन में लग जाओ। तो लकीली MIT कॉलेज में बहुत एथलीट्स आते थे और वो हॉस्टल्स में भी रहते थे। तो जब वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता था तो मैं कैमरा लेकर के पहुंच जाती थी। मैंने कैमरा पापा से खरीदवाया था प्रॉपर कि मुझे शूट करना है। फोटो जर्नलिस्ट तो आपको हाँ, इंटरेस्ट। और मेरे पास लैपटॉप भी था जिसपे मैं वो एडिटिंग करती थी। सॉफ्टवेयर होता, आप तो जानते होंगे। तो मैं क्या करती थी, शूटिंग करती थी और अपने हिसाब से एडिटिंग करती थी, अपने हिसाब से उसमें वॉइस ओवर्स भी डालती थी। तो वो फोटो और वो लेकर के मैं गई थी कि देखो मैंने ये किया है। तो मेरा सिलेक्शन सबसे टॉप वाले में उन्होंने डाल दिया कि आप उस लाइन में चले जाओ, और मेरे जो फ्रेंड्स गए थे उनको दूसरे लाइन में डाल दिया। तो हम अलग हो गए, मैं जिस ग्रुप में गई थी मैं अकेले हो गई और बाकी लोग अकेले हो गए। तो उनको मिला एडमिन का काम और मुझे मिला कोर रिपोर्टिंग का काम। उनको उस समय 20,000 ऑफर हुआ, मुझे उस समय 80,000 ऑफर हुआ। तो मैंने वही सोचा कि मैंने ऐसा किया क्या। तो मेरे दोस्तों ने पूछा कि तुमने ऐसा किया क्या। मैंने कहा मैंने तो उनको कॉलेज का एक वीडियो दिखाया जहां पर मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी, उसको एडिट किया था, तो उन्हें लगा कि मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ रिपोर्टिंग के लिए, तो इसलिए मुझे रिपोर्टिंग में डाल दिया और तुम्हें एडमिन में डाल दिया। पर कोई नहीं, कुछ तो मिला, मुझे भी कुछ मिल गया। तो क्या तुम्हें कुछ मिल गया, तुम्हें यूरोस में पैसे मिलेंगे। मैंने कहा कि भगवान का कृपा है। तो बस ये मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे मन में था
स्कूल के टाइम से कि मुझे करना है, मैंने अल्टीमेटली किया वही। और कोई प्रेशर नहीं था कभी भी कि ये सबसे चीज बड़ी करनी। बात है कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे कभी किसी भी ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रखा, किसी तरह के प्रेशर में नहीं रखा। मेरे से गलतियां बहुत हुई हैं। मैंने डेंटल कॉलेज छोड़ दिया। मैं घर में मैं एक स्टेटमेंट देती थी कि मुझे आज मास कॉम करने का मन है, आज मैं पूना जा रही हूँ। कोई रोक टोक नहीं थी। तो या तो कह लीजिए कि मैं इतनी लकी थी कि मैं वैसे घर से बिलोंग करती हूँ, या तो कह लीजिए मेरे पापा मम्मी को पता था कि अगर हम उनको छोड़ देंगे तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। दोनों में से कोई एक चीज थी और दोनों फैक्टर मिला करके ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद फिर मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स किया। वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। एक्सपोजर था वो प्रोफाइल के। एक्सपोजर तो मेरे लिए था। मेरे पूरे बायोडेटा में वो सबसे चमकता हुआ चीज था। और उसके बाद मैंने पार्ट टाइम दूरदर्शन में भी काम किया एज ए एंकर। वो शो किसी कारण नहीं चल पाया क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स नहीं मिले, एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिली। तो वो भी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। तो मैंने अभी तक के डेट में जो भी काम किया था मैंने इंजॉय बहुत किया था। और फिर मैंने एक पीआर फर्म ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं एज अ पीआर काम करने लगी। वहाँ पे भी बहुत एप्रिसिएशंस मिलते थे, टॉप परफॉर्मेंस में नाम रहते थे। और फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा है और मुझे पढ़ाना है। तो मुझे जब मौका मिलता था मैं जूनियर्स को तो पढ़ाती थी कॉलेज में, नोट्स भी बना के देती थी। तो मुझे लगता था मुझे पढ़ाना है या कुछ लिखना है, नोट्स लिखना है उनके लिए या कुछ करना है, तो वो मैं मिस करने लगी। तो मैं एक बार घर आई और मैं कॉलेज गई, विमेंस कॉलेज पटना। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, कुछ वैकेंसी चल रहा था तो मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया कि मुझे प्रोफेसर बनना है या फेलो प्रोफेसर बना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता, आपको पहले compete करना पड़ेगा नेशनल लेवल एग्जाम्स एनईटी और फिर आप आपको ले सकते हैं। पर आप एज अ वॉकिंग प्रोफेशनल पर आप एज अ जूनियर प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं टेम्पोररी बेसिस पे। मैंने कहा मुझे प्लीज पढ़ाने दीजिए, बिना जैसे बिना कैमरा के मुझे अच्छा नहीं लगता था, वैसे मुझे बिना पढ़ाए अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आप फिर से अपना फील्ड स्विच कर रहे थे? नहीं, मैं गेस्ट लेक्चरर बनना चाहती थी। जर्नलिज्म फील्ड में? मैं जर्नलिज्म फील्ड में ही रहना चाहती थी। पर कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप एपीजे कॉलेज ले लीजिए या कहीं भी जहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स आते हैं डायरेक्टली इंडस्ट्री से। तो जैसे ही मुझे इस बात का पता चला कि पढ़ाई मैं पढ़ाना भी रख सकती हूँ कंटिन्यू, तो मैंने अप्रोच किया कॉलेजेस को कि मुझे आना है, अगर वैकेंसी है आपके पास है गेस्ट प्रोफेसर्स के लिए तो आप मुझे चांस दीजिए। तो मुझे चांस मिला विमेंस कॉलेज में। और उस दिन खुद टीचर्स भी, सीनियर प्रोफेसर्स भी बैठे थे बैक बेंच पे और पूरा रूम करीब 100 लड़कियों से भरा हुआ था और मैंने बोलना शुरू किया मास कॉम पे। तो मतलब मैं भी, अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। सब लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो मैं एक्चुअली उनको इतने उत्साह के साथ शायद बता रही थी या वो रिलेट कर पा रही थी, तो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन तो वहाँ पे होना ही था। और तभी मैं दूसरे कॉलेज में मेरा फुल टाइम हो गया। तो मैंने दिल्ली की नौकरी छोड़ दी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे घर जाना था। एनी टाइम मेरे दिमाग में रहता कि मुझे घर जाना है, घर जाना। क्लास 6-7 से आप बाहर रहते हो तो किसी भी बच्चे के मन में ये सपना ही रह जाता है कि वो घर में रहे। और मैं अपने घर से बहुत अटैच्ड हूँ, अपने दादी बाबा से, अपने पापा मम्मी से, अपनी बुआ लोगों से, अपनी मौसियों से। मतलब मेरे घर में ऐसा इन्वायरमेंट रहा है, मैंने अपने पापा मम्मी को देखा जितना उन्होंने दादी दादा के लिए किया है इक्वली उन्होंने उतना ही नाना नानी के लिए भी किया है। तो उन्होंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया है जो कि आम घरों में होता है कि आज का बच्चा नहीं होता उतना अटैच। हाँ, क्यों? लेकिन आज का लड़का बच्चे इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अकेले रहते हैं। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, अपने मेरे कजन्स भी मेरे साथ रहती थी। मेरी सिस्टर जो मेरी कजन है, हम लोग ऑलमोस्ट एक एज के थे। तो मैं अपने घर से बहुत ही अटैच थी और हमारे घर में ऐसा था कि हमें हर तरह की आज़ादी, फ्रीडम दी जाती थी। हमसे हर चीज़ पूछा जाता था कि तुम्हें ये मन है करने का कि नहीं। अच्छा, रिजल्ट्स अच्छे आए, बहुत अच्छा। पार्टियां होती थी, मम्मी आइसक्रीम खिलाने ले जाती थी, हम छोटे मोटे रेस्टोरेंट जाते थे। और नहीं होता था तो भी होती थी कि एडवांस पार्टी हो रहा है।
तो हम कभी दुखी रहते नहीं थे घर में। बट आपको नहीं लगता आज के टाइम में बच्चा रिलेटिव्स तो छोड़ो, मम्मी पापा से भी काफी गैप बना के चलता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द फोन एंड इंटरनेट। सो इस टॉपिक में मैं आऊंगी। पूरा इंटरनेट इज अ बिजनेस, पूरा सोशल मीडिया इज अ बिजनेस, सोशल मीडिया इज अ वेरी वेरी बिग बिजनेस, ठीक है। तो यूजर्स तो हम ही लोग हैं ना, और हमारे बच्चे हैं। और आजकल लोग स्पोर्ट्स में अब जाने लगे क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, पर बीच में कहीं ये उतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था। तो ये भी इंटरनेट के कारण ही हुआ है कि भैया तुम स्पोर्ट्स में जाओ तो तुम और तंदुरुस्त बनोगे, या फिर तुम म्यूजिक में जाओ तुम मेंटली बहुत काम बनोगे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले थी, बट वो एक्सपोज्ड शायद था या नहीं था, मुझे नहीं पता। हम तो दूरदर्शन देखते थे, कार्टून के नाम पे हम मोगली देखते थे, एलिस इन वंडरलैंड देखते थे, एक और मेरा फेवरेट कार्टून था दानू, डायनासोर के ऊपर था। 2-3 ही कार्टून्स देखते थे, चित्रहार देखते थे। फिर केबल टीवी आ गया तो एटीएन चैनल आ गया, वी आ गया, एमटीवी आ गया, सीएन आ गया, वो बहुत सारे आ गए। तो जैसे जैसे चेंजेस हुए, मतलब मीडिया की आप बात करते हो, तो हम भी अडेप्ट करते गए। पर उनका एक लिमिटेड टाइम रहता था क्योंकि वो टीवी के स्क्रीन तक लिमिटेड था। बाकी के टाइम हम अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने कजन्स या भाई बहनों के साथ ही खेलते थे। लूडो, कैरम, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, कुछ नहीं तो मिट्टी में हम मिट्टी को खोद कर, पहले लूडो 4 लोग बैठ के खेलते थे, अब 4 वो भी फोन पे खेलते हैं। वो भी फोन पे खेलते हैं। ये कैसा कल्चर है जो आगे जा रहा है? तो मैं बताती हूँ अपने मेरे घर में, तो ये कल्चर जरूरी नहीं है। मैंने इसलिए कहा जरूरी नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। जरूरी, आप आज के डे जो हो रहा है उससे अपडेटेड रहो, इसलिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों को आईपैड सिखाना ही पड़ेगा, इंटरनेट यूज करना सिखाना ही पड़ेगा, सो दैट बाकी दुनिया कर रही है, बट यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पे आकर वो उस चीज से एडिक्टेड नहीं हो। देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन कि तुम जानो सब कुछ पर तुम उस पर डिपेंडेंट मत रहो। जैसे कि इंटरनेट यूजर हो आप या कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप कंटेंट बनाते हो, कोई यूज करते हैं, मैं कंटेंट बनाती हूँ, कोई यूज करते हैं। तो जो यूजर्स है वो अपनी अगर लाइन बना देना, लिमिटेशंस, कि मुझे कंटेंट देखना है पर क्या देखना वो मैं डिसाइड करूंगा, तो आप प्रोग्रेसिव रहोगे, पॉजिटिव साइड ग्रोथ करोगे। आप हर कंटेंट को कंज्यूम करने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं ना कहीं वो स्टैग्नेंट होगा और फिर वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। हम देखते हैं अक्सर जब माँ बच्चे को पाल रही है, जब वो ग्रोइंग स्टेज में, वो इवॉल्व स्टेज में, वो छोटा है, उसको नहीं है ये समझ, तो आज फोन दे दिया जाता है और 4-4 घंटे 5-5 घंटे हाँ, बच्चा अपने आप स्क्रोल कर रहा है तो और वो रील्स भी देखते हैं। वहाँ लिमिटेशन नहीं है, उसके सामने क्या कंटेंट परोसा जा रहा है वो सोशल मीडिया को पता है कि वो क्या दिखा रहे हैं, बट माँ बाप नहीं देख रहे। तो अब वहाँ पे वो बार खत्म हो जाता है ना। हाँ, तो मैं बताती हूँ, वो बार माँ को समझना पड़ेगा। मैं भी माँ हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, और मेरी बड़ी बेटी को तो मैंने टीवी का बिल्कुल लत नहीं लगाया था, बिल्कुल नहीं। तो जब वो रोती थी ना तो मैं उसको टॉयज देती थी या फिर मैं उसको जाके ग्राउंड पे छोड़ देती थी। तो वहां पे उसको पत्ते दिख गए, झाड़ू दिख गया तो वो झाड़ू लगाने लगी। मतलब आप दोगे तब तो वो लेगे ना, आप नहीं दोगे। अगर आपको पता है कि हर कंटेंट कंज्यूमेबल नहीं होते हैं, राइट? कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरनेट इज full of content, but you have to be mindful selecting which content you want to use, right? अब हुआ ये कि 2-3 साल तक मैंने उसको टीवी बहुत कम दिखाया या नहीं दिखाया। तो जब वो स्कूल में गई, नर्सरी में, तो बाकी बच्चों को कार्टून कैरेक्टर्स बहुत सारे पता थे, इसको 1-2 ही पता थे। तब मुझे लगा कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। फिर मैंने उसको एक एक कैरेक्टर्स दिखाने शुरू किए। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने उसको फिल्टर कर दिया तो उसने वही कैरेक्टर्स को चूज किया या वही देखना वो पसंद की जो उसको अच्छे लगते थे। ये नहीं कि जितने कार्टून कैरेक्टर्स है, जितने भी कार्टून नेटवर्क पे कंटेंट है, वो सबको कंज्यूम किए जा रही है। तो नाउ शी इज क्लियर कि मुझे मासा देखना है या मुझे बारबी देखना है, और वो सारे कंटेंट्स नहीं देखती है। तो क्योंकि हम इस चीज को अवॉइड कर नहीं सकते हैं प्रैक्टिकली, पर हम इसमें जरूर एक लाइन बना सकते हैं या फिर उनको फिल्टर करके बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट दे आर गुड इन सेलेक्टिंग द गुड कंटेंट।
ठीक है, हम वापस चलते हैं। प्रोफेसर बन गए थे आप कॉलेज में, फिर तो प्रोफेसर बनी मैं कॉलेज में, और वहां पे मैं अब हुआ क्या कॉलेज में कि मैं बहुत जूनियर प्रोफेसर थी और उनमें से ही दिखती थी। तो और मुझे कॉलेज में ड्रेस कोड भी कॉलेज वाला करके आना था, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो था, एक्सपीरियंस तो था, पढ़ाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एनी डे, और मुझे बोलना भी बहुत अच्छा लगता है। अब इससे ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है कि क्लासरूम में 50 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, और वो वही चीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और उनको भी रिजल्ट्स मिल रहा है कि मैंने बोला कि कैमरा को ऐसे यूज करो, वैसे यूज करो, पैन इन करो, पैन आउट करो। तो पैन इन पैन आउट क्या होता है, या फिर आप 30 डिग्री एंगल में रहो, अगर आप खड़े होकर के वीडियो दे रहे हो, प्रॉम्प्ट हो जाओ, तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जो आप जानते होंगे। तो ये टेक्निकल टर्म्स के साथ मैंने उनको जब प्रैक्टिकल उनसे ही करवाने में लगी, तो रिजल्ट्स आने लगे, उनको पढ़ाई में मन लगे, क्लास में अटेंडेंस होने लगे, तो अच्छा रिस्पॉन्स था। और उससे भी ज्यादा वो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मुझे ना उस समय पैसों से मतलब था, ना मुझे उस समय ये मतलब था कि मैं पढ़ा रही हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगता था कि मैं मुझे अप्रिसिएशन जो स्टूडेंट्स के जरिए मिलता हाँ, जो मुझे रिस्पेक्ट मिलता था कि मैम बोल रही हैं, या मैम ने बोल दिया, या मैम आ गए हैं तो मैम आज कौन से क्लास लोगे, हम आपका क्लास नहीं मिस करेंगे। मेरे लिए वो बहुत ही एनर्जेटिक एक्सपीरियंस था, जिससे मुझे लगता था कि मैं और इनको 4 चीज बता दूं। और मेरे क्लासेस में जितनी भी लड़कियां थी, सब आज के डेट में, मैम आप कैसे हो, जब उनको पता चला कि मैंने ये फील्ड छोड़ दिया, तो इतने क्वेश्चंस आए, क्या हुआ आप ठीक हो, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वही कर रही हूँ जो मुझे मन है। कितने समय तक थे प्रोफेसर? 1.5 साल। 1.5 साल हाँ, तक थे। फिर वो क्यों छोड़ा? हाँ, तो उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि तब मेरी शादी तय हो गई। ओके। और मेरे हस्बैंड इंडियन ऑयल में काम करते थे, और वो पानीपत में रहते थे, और उस समय मेरे दिमाग में था कि मैं कहीं भी जाऊंगी, वो वापस दिल्ली नहीं जाऊंगी। दिल्ली में तो थी, और यहाँ पे बहुत अच्छे से थी, मेरी बुआ मुझे बहुत ज्यादा मानती थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने उन्हीं से सीखा, क्योंकि मम्मी ने तो बहुत सिखाया या जो भी किया, मुझे घर में कोई डांटता नहीं था, या जोर से बात नहीं करते थे, और कुछ भी हो जाए, हर दिन मेरे पसंद का कुछ बनता था। तो इतना सारा चीज, इतना ज्यादा प्यार था, तो वो मुझे लगता है कि जब मैं बुआ के घर गई तो कुछ ज्यादा डिफरेंट, मतलब कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया। तो उसके बाद जब शादी तय हुई तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में खुद का भी। डिसीजन था जॉब छोड़ना? हाँ। या बोला किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं बोला, खुद का था? खुद का था। क्विट करना है क्विट नहीं करना। तो मैं बताती हूँ मैंने छोड़ा क्यों। मैं गई पानीपत शादी से पहले देखने कैसा शहर है, क्या है वहाँ पे, मेरे काम का कुछ है कि नहीं है। मैं गुड़गांव में तब काम कर रही थी। मैं वापस गेस्ट लेक्चर्स जब मैं दे रही थी, तब मैंने गुड़गांव में अप्लाई करना शुरू कर दिया था, मुझे पता था कि शादी जब होगी तो मैं वापस इसको कंटिन्यू करूंगी, और बीच सेमेस्टर में छोड़ूंगी तो बच्चों का पढ़ाई पूरा वो हो जाएगा, तो 1 सेमेस्टर खत्म करके मैं आऊंगी। तो जब मैं पानीपत गई और वापस जब मैंने, मतलब हम लोग सब आए थे घूमने के लिए कि पानीपत कैसा शहर है, अब हरियाणा में है, हरियाणा में मैं सिर्फ गुड़गांव में काम की थी, पूरा हरियाणा कैसा है मैं जानती नहीं, दिल्ली का तो मुझे पता है। तो मुझे लगे 3.5 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में। फिर मैंने ऐसे उसी दिन किसी दिन रात को सोचा कि 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को और 3 घंटे सुबह अगर मैं ट्रैवल करूंगी, 7 घंटा अगर मैं गाड़ी में रहूंगी, तब तो मैं थक जाऊंगी। तो उस केस में अगर मैं अपने बॉडी को और अपने माइंड को इतना ऑक्यूपाई कर लूंगी और थकावट में, तो मैं फिर बहुत दिन तक वो चीज नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था टाइम फैक्टर्स को लेकर के कि मैं अप एंड डाउन नहीं करूंगी। और मैं चाहती तो यहाँ पे पीजी लेकर वापस रह सकती थी, या अब तो शादी हो गई और पैसे थे, घर लेकर रह सकती थी। तो फिर मुझे लगा फिर वैसा क्या मतलब है कि तुम जिससे शादी की हो उसके साथ ही ना रहो, फिर कहीं और रहो, और मुझे कोई कंपटीशन तो है नहीं उससे कि मुझे तुम्हें दिखाना है कि भैया मैं इतना अर्न करती हूँ, या तुमसे ज्यादा करूंगी या कम करूंगी। मुझे कभी ये आजकल के लोगों में है कंपटीशन। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं ये पॉइंट को बिल्कुल इलेबोरेट करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं लड़कियों में ये माइंड में आ गया है बिकॉज ऑफ लॉट मेनी अदर सर्कमस्टेंसेस, उनके घर का एनवायरनमेंट, पूरे कंट्री का एनवायरनमेंट, या किसी पर्टिकुलर प्लेस का एनवायरनमेंट, कि हम किसी से कम नहीं।
हम आपके बराबर है, हम अपने हस्बैंड से बराबर है, हम अपने भाई के बराबर है। अरे भैया, तुम उनसे बराबर नहीं हो, तुम उनके ऊपर हो। जो चीज तुम कर सकते हो वो तुम्हारे हस्बैंड और भाई को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलने वाली है। ये चीज आई डोंट नो, सम हाउ लड़कियों को नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। उनको लगता है कि उनको दिखाना है लोगों को कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, और वो दिखा भी रही हैं और वो कर भी रही हैं। वो अपने कई लड़कियां अपने हस्बैंड से ज्यादा अर्न करती हैं या ज्यादा केपेबल हैं या उनके बराबर अर्न करती हैं। पर मेरा पॉइंट ये है कि आपको क्या जरूरत है वो चीज करने के लिए। फिजिकली आप जिस चीज के लिए बने हो, फिजिकली आपको कल को जाके बच्चे पैदा करना है, तभी ये ह्यूमैनिटी चलेगी। ठीक है, तो आप ऑलरेडी एट पार हो उनसे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह रहे हैं डिकोड करते थोड़ा ताकि लोग गलत ना समझें। हाँ, मैं डिकोड करती हूँ इन अ वेरी इजी वे। मैं हूँ, मेरा भाई है, ठीक है, हस्बैंड को छोड़ देते, वो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि मैं नेगेटिव वे में बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव करती हूँ। मैं हूँ और आप मेरे भाई हैं, ठीक है, और आपकी वाइफ है, मतलब मेरी भाभी, और आपके बच्चे हैं। ठीक। अब आपने पढ़ाई तो करनी है। इंडिया में सब लोग पढ़ाई करते हैं और बिहार में तो बिना पढ़ाई के कुछ होता ही नहीं है। पढ़ाई तो बेस है। आप बाहर जाके नौकरी करो, आईएएस बनो, कुछ भी करो, आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके आपको नौकरी करनी है, क्योंकि हमारे पास सब लोगों के पास लैंड नहीं होता है। जैसे हरियाणा में क्या है ना, लोगों के पास बहुत लैंड है तो फार्मिंग होती है या अलग सोर्स ऑफ इनकम होता है। बिहार में सिर्फ पढ़ाई है, लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। बिजनेस भी आप अगर वहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग में। तो आप मेरे भाई हो, आपके पास आपके वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे शादी कर दिया, मुझे किसी और घर में भेज दिया। अब लड़कियां रोती हैं कि हम तो दूसरे घर में आ गए, अब वो जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे। ऐसा नहीं है। अब आप ऐसे सोचिए, मेरे ऊपर, मेरे घर में घर की जिम्मेदारियां जरूर हो सकती है, पर मेरे ऊपर कभी रोटी कमाने का प्रेशर नहीं हो सकता है। मेरी सास मुझे कभी ये नहीं बोलेंगी कि तुमने किया ही क्या, क्या तुमने मेरे लिए ये खरीदा वो खरीदा। पर मेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे पापा मम्मी को दवाई की जरूरत होगी तो उसको खरीद के देना होगा अपनी वाइफ को, अपने पापा मम्मी को। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पर क्योंकि हमारे समाज में लोग ये सोचते हैं कि लड़की को भेज दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और लड़कियां अपने आप को फिर बेचारी सोचती है। पर वो ऐसा क्यों नहीं सोचती है कि वो तो बेचारी नहीं है, वो इतनी लकी है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पीछे, तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे पीछे, और तुम्हारे पापा भी तुम्हारे पीछे हैं। जब तुम्हारे पीठ पे 3 लोगों का सहारा है, तो तुम वो क्यों नहीं करती हो जो तुम्हारा मन है? तुम अपने आप को उस कंपटीशन में क्यों डालती हो जिसमें तुम्हें अपने हस्बैंड के बराबर तुम्हें दिखाना है? अनवांटेड प्रेशर खुद को लेना, हाँ, और उससे वो ना करना जो तुम्हें एक्चुअल में करना। जब तुम्हें ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी कल्चर इंडिया में मिली है कि तुम दूसरे घर चली गई और लोग समझ रहे हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटी नहीं कमाना है, तो तुम उसका फायदा उठाओ ना। तो तुम वो करो ना जो तुम्हारा मन है। तुम क्या करते हो? तुम करते हो वो चीज जिसमें लोग तुम्हें कहते हैं, अरे वाह, जितना पति कमा रहा उतना तुम भी कमा रही हो, मतलब तुम तो उसके बराबर हो। अरे बहन, तुम उसके ऊपर हो। तुम उस कंपटीशन में क्यों जा रहे हो? तुम और तुम्हारे हस्बैंड, तुम और तुम्हारा भाई एक यूनिट है। एक यूनिट का मतलब ये होता है कि अगर एक आदमी घर संभाल रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, तो दूसरा आदमी बच्चा संभाल रहा है ताकि वो मोबाइल में ना घुसा रहे, वो अच्छे चीजें सीखे, इनकलकेट करे और पढ़ाई करे। और उसमें अगर तुम अपने पैशन का काम कर रहे हो और 4 पैसे कमा रहे हो, भले ही अगर तुम्हारा पति 100 रुपया कमा रहा है और तुम 40 रुपया कमा रहे हो, कमा तो रहे हो। और इस चीज को कुछ लोग ऐसे डिफेंड करते हैं कि जब एक घर में पति पत्नी में पति कमाता है तो फिर वो मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी का जन्म होता है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि इनमें मैं 100% लड़कियों की भी गलती नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारा पूरा इन्वायरमेंट ही वैसा है कि अगर जो आदमी कमाता ही इज द ब्रेड विन। एक डेफिनेशन ये भी है कि लड़की को ये लगता है कि जब तक वो कमाएगी नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, तुम ये जो परिभाषा है। सो एक्चुअली तुम लड़कों से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो। अब कल को आप मेरे भाई हो, आपको नौकरी छोड़ने का मन है, आपको वहां पे मन नहीं लग रहा है, सफोकेशन लग रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप छोड़ने से पहले 100 बार सोचोगे, क्योंकि आपकी सैलरी पे आपके परिवार डिपेंडेंट है। ठीक है।
मुझे अगर नौकरी छोड़ना है तो मैं छोड़ने के पहले 2 बार सोचूंगी। मेरा मन नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं इसलिए अपने आप को लकी मानती हूँ। मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगी। मेरा जो मन है मैं वो ही करूंगी। लोगों को इंडिपेंडेंसी का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपने आप को किसी के बराबर में लाओ। तुम ऑलरेडी उनके बराबर हो, तुम ऑलरेडी उनके ऊपर हो। क्योंकि जो चीज तुम कर सकते हो वो तुम्हारे भाई या पति नहीं कर सकते, उनके साथ मजबूरी है। ये मैं पूरे अपने भाई और अपने हस्बैंड की फेवर में बोल रही हूँ। उनके पास मजबूरी है, उनको बिजली का बिल देना ही है, उनको अपने माँ बाप का मेडिकल बिल भरना ही है। अगर तुम्हारे पास ये टाइम है जिसमें कि तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो तुम उस चीज को वैसी चीजों में लगाओ जो तुम्हें बचपन से करने का मन था। उससे क्या होगा कि तुम भले ही शुरू में कम अर्न करोगे, फाइनेंशियल गेन कम होगा, पर दूसरे गेन्स बहुत ज्यादा होंगे। तुम अपना पूरा टाइम घर पे बच्चों को अपने निगरानी में रख सकते हो। तुम 10 नौकर रख लो, तुम हेल्पर्स रख लो, तुम उनको सुपरवाइज करो, हेल्प तुम्हारे वही करेंगे, बट तुम्हारे प्रेजेंस से तुम्हारे बच्चे एटलीस्ट अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे और अच्छी चीजें सीखेंगे। तुम मॉनिटर कर सकते हो, तुम कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो इधर ऑन इंटरनेट और ऑन बुक और एनीवेयर, यू कैन फिल्टर दैट थिंग। दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ एनी गुड ह्यूमन बीइंग, और इट इज अ कोहेसिव प्रोसेस। समझ रहे हो? आप और आपके भाई, आप या आपके हस्बैंड एक यूनिट है, तो उन्होंने आप अगर अच्छी चीजें बच्चों को सिखा रहे हो तो आपका ही फ्यूचर अच्छा होगा। डेफिनेटली। सारे लोग दुनिया में क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते इसलिए ना ताकि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में जाए, या अच्छा बिजनेसमैन बने, या अच्छा जगह से MBA करे, ताकि वो अच्छा अर्न करे। बट समहाउ वो अच्छा में लोग भूल जाते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब तक वो अच्छे उसमें पहुंचेंगे तब तक आप भी तो बूढ़े हो जाओगे ना। अगर वो गुड ह्यूमन बीइंग ही नहीं बनेंगे तो आपको भी कौन देखेगा। वापस आ जाते हैं, हाँ बहुत लंबा आगे चले गए, प्लीज। शादी पे आ जाते हैं। शादी के वक्त ये था कि बुलबुली इंडिया का कोई आइडिया था या उसके बाद ही नहीं, शादी के टाइम में कोई ऐसा आइडिया नहीं था। कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। मैं शादी के बाद टाउनशिप बहुत एंजॉय करती थी, इंडियन ऑयल का हर तरह की फैसिलिटी थी। मथुरा की बात कर रहे हैं आप? पानीपत की। अच्छा, पानीपत की बात। उसके बाद मेरे हस्बैंड का वहाँ टाउनशिप पे भी इंडियन ऑयल है ना, मथुरा में? हाँ, तो सेम कंपनी शिफ्ट हुए थे। हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर पानीपत से फिर बाद में मथुरा हुआ। ठीक है। तो पानीपत में जब मैं गई शादी करके तो जॉब मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद मैं कुछ नहीं करती थी। मैं कुछ भी नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इतना आराम कैसे हो गया अचानक से, क्योंकि उसके जस्ट पहले मैं गेस्ट लेक्चर्स भी करती थी, दूरदर्शन में भी करती थी, PR का भी काम करती थी, सैटरडे संडे सब काम करती थी। एक ही चीज मैं अपने लिए करती थी, मैं संडे को सुबह 10 बजे वाला मूवी देखने जाती थी, जो भी लगा रहता था। तो नोएडा में बहुत सारे मॉल्स हैं, तो एक वेब सिनेमा भी आप सुने होंगे। संडे को 10 बजे मैं मूवी देखती थी 3 घंटा, और 3 बजे से वापस मैं दूरदर्शन के प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे शूटिंग होती थी मैं वहां पहुंच जाती थी। फिल्मों की शौकीन है? मैं तो सारे फिल्म मतलब देखती थी कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और अभी मैं अगर मुझे बोलोगे कि फिल्मों के बारे में कुछ लिखने के लिए, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि ये जो सारी फिल्में पहले बनती थी और जो अब बनती हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। और अब जो रियलिस्टिक थीम्स पे या रियलिस्टिक स्टोरीज पे बनती हैं वही रियल चीज होनी चाहिए। वेब सीरीज देखते हैं? जी हाँ। क्या डिफरेंस लगता है फिल्मों में और वेब सीरीज? वेब सीरीज आपको बहुत एंगेज करके रखता है, फिल्म आपको 3 घंटे में रिलीज कर देता है। जब मैं मास कॉम की पढ़ाई कर रही थी तो मेरे प्रोफेसर डॉक्टर नखाते हैं, ही इज अ वेरी फेमस प्रोफेसर, वो फिल्म सिटी में भी पढ़ाते हैं। अब तो वो बहुत बूढ़े और बहुत सीनियर है, तो वो उनके क्लासेस में कभी मिस नहीं करती थी। वो मुझे 2008-9 में बता दिया था उन्होंने कि आने वाले 10 साल में बहुत छोटे हो जाएंगे लोगों की जो कंटेंट है, वो बहुत छोटे हो जाएंगे, और इतने छोटे हो जाएंगे कि ऐसा आएगा कि आप मूवी में जाओगे 30 मिनट्स की मूवी देखने या 10 मिनट की मूवी देखने, तो हमें बोलते थे अब तुम डॉक्यूमेंट्री बनाओ। हमें बोलते थे कि तुम डॉक्यूमेंट्री बनाओ और रियल चीजें दिखाओ। तब उन्होंने ये हमें बहुत, वो हर लेक्चर के बाद वो यही बोलते कि तुमने अपने डॉक्यूमेंट्री को छोटा किया, तुमने अपने डॉक्यूमेंट्री को छोटा किया। शायद उनको पता था कि आने वाले दिनों में नेटफ्लिक्स आएगा, उसमें सीरीज आएंगी, तुम अपने मर्जी से देख सकते हो, तुम्हें हॉल जाने की जरूरत नहीं है। तुम जितना छोटा रखोगे अपना कंटेंट वो उतना ज्यादा
लोग व्यू करेंगे। जैसे कि ओटीटी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हाँ फिल्मों में है, तो आपको नहीं लगता कि जो फिल्मों में नहीं दिखाया जा रहा था वो ओटीटी पे परोसा जा रहा है? हाँ वो बिल्कुल और वो आज के यूथ को काफी अलग लेवल पे इम्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पे कोई बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शन नहीं है और देखने की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको इतना माइंडफुल होना पड़ेगा कि आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, किस चीज को सीरियस लेते हो और किस चीज को आप देख के छोड़ देते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के डेट में, जो हमें स्कूल या कॉलेजेस में कोई नहीं सिखाएगा। मैं 10 रील्स देखती हूँ, उसमें एक रील में एक आदमी अच्छा बात बोलेगा और 10 रील में कोई केक काट रहा है, कोई शू के लेस बांध रहा है, कोई ऊपर से स्लो मोशन में नीचे गिर रहा है। व्हाट इज दैट कंटेंट? दैट कंटेंट इज जस्ट टू टेक योर टाइम, अटेंशन। कुछ भी बन रहा है पर कुछ है नहीं उसमें। सो यू हैव टू बी माइंडफुल what you are consuming, right? So when you follow somebody on Instagram or on YouTube, your content जो बना रहे हैं वो तो हर चीजें, बहुत सारी चीजें बनाएंगे, it is flooded, but what you are consuming out of that, जिसको आप फॉलो करते हो, वो आपको बहुत माइंडफुली करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार आप फॉलो करते हो तो उन्हीं के कंटेंट्स आपके उसमें आने लगते हैं, राइट? राइट। सो नाउ एज अ यूथ, अभी मैं 14 साल के बच्चे की बात करती हूँ, तो वो कैसी कंटेंट देखेगा बताओ आप? एनी आइडिया? जनरली उसको नॉर्मल फिल्में पसंद आएंगी जहाँ एंटरटेनमेंट होगा हल्का फुल्का और कॉमेडी होगी, या फिर रिलेटेड टू द कार्टून्स या एनिमल्स होंगे। हाँ वो तो फिल्म में वो हो गया। अब वो जब रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो वो कहाँ पे आके रुकेंगे? ठीक है, कोई बाउंडेशन ही कोई बाउंडेशन नहीं है। बट वो बच्चे को नहीं पता है कि अगर आप क्ले का मोल्ड को 10 बार काट रहे हो, आपको देखने में अच्छा लग रहा है पर उसका कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं, तो वो आपका टाइम लेकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस का प्राइस कौन दे रहा है? आप दे रहे हो एज अ कंज्यूमर। तो वो बच्चे को कौन समझाएगा कि ये कंटेंट आप ना देख करके ये कंटेंट देखो जिसमें कि मे बी आपके कल्चर के बारे में बताया जा रहा है, या मे बी बॉडी एनाटॉमी के बारे में बताया जा रहा है, या मे बी एनीथिंग विच इज कंज्यूमेबल। ठीक है, एनीथिंग विच इज, अब तो मैं एक ही चीज बोलूंगी एकदम जनरलाइज, विच इज मेकिंग यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। डेफिनेटली वही हम पेरेंट्स को प्रेफर करना चाहिए, विच इज मेकिंग यू अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज कंटेंट बनाना कोई छोड़ेंगे नहीं, ये किन्हीं की रोजी रोटी है एंड इट इज नॉट रॉन्ग। मेरी रोजी रोटी है कि मुझे पेंटिंग बना के कंटेंट रखना है। अब किसी इंजीनियर को उससे क्या लेना देना है, राइट? पर मैं तो करूंगी ना, मुझे जो फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरा सामान जो खरीदेंगे, मुझे तो पैसे वहीं से आएंगे। सो इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, यू कैन नॉट बैन इट। It is already there in the system and it is everywhere. But as a consumer, right from the very beginning, you will have to filter out what thing you want to consume. ठीक है, तो शादी के बाद आप फील कर रहे थे कि काफी खाली ऐसा लग रहा है? खाली नहीं, मैं बहुत आराम में थी। मतलब मुझे लग रहा था कि ना मेरे पैर दुख रहे हैं, ना मेरा सर दुख रहा है, ना कुछ हो रहा है। मतलब मैं इतना आराम कैसे कर सकती हूँ? बिकॉज आई एम अ ग्राउंड पर्सन। मुझे ग्राउंड पर रह के काम करना, वेदर वो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में हो, वेदर वो पेंटिंग में हो, या फिर मुझे वैसा रहना था कि जैसा जो चीज है। मैं बहुत चीजें फिल्टर नहीं करती हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जब वीडियोस देखोगे तो देखोगे मैं जिस हालत में हूँ, जिस समय जो पहना हुआ है या मेकअप है या नहीं हो, आई डू नॉट प्रिपेयर फॉर इट बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन माई प्रोडक्ट। दैट हैज टू बी सोल्ड, वो बिकना चाहिए। तो शादी के बाद ऐसा था, बहुत आराम की जिंदगी मैं जी रही थी। मेड आती थी, काम करते थे। वैसे तो मेरे पापा के घर में भी वैसा ही था, पर मैं पापा मम्मी के साथ रही बहुत कम हूँ। और सब कुछ होता था, और हम घूमने जाते थे, फॉरेन जाते थे घूमने। अच्छा, मेरे हस्बैंड शॉपोहॉलिक है। लड़कियां होती हैं पर वो है मेरे घर में, मतलब हर चीज का उनको शौक है कि ये नया होना चाहिए, ये ब्रांडेड होना चाहिए। और मैं शॉपोहॉलिक तो बहुत हूँ, पर मैं ब्रांड के पीछे नहीं थी। मतलब पैसा खर्चा करना तो दोनों लोग आगे, तब हमारी दोस्ती हो जाएगी। मतलब अगर अभी झगड़ा करके आए ना और कहीं घूमना है, हाँ चलो चलो, तब सब खत्म, वैसी वाली चीज है। तो होता था कि मेरे पास जितनी भी सेविंग थी, एक तो मैं पहले सेविंग करती नहीं थी, वो सबसे बड़ा रिग्रेट है। मैं आप सबसे बोलूंगी, प्लीज सेव योर मनी, डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन क्रेडिट कार्ड्स, दैट इज अ ट्रैप। ज्यादा क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप रिच है। आपके अकाउंट में कितने पैसे, दैट मेक्स यू एक्चुअली रिच, या आपके पास क्या एसेट है, दैट मेक्स यू एक्चुअली रिच। ठीक है, तो ये Why are you saying credit card is a trap?
आजकल तो क्रेडिट कार्ड की दुनिया। हाँ, क्रेडिट कार्ड्स में तो इतने ऑफर्स हैं कि इसके ऊपर पूरी डिबेट हो सकती है कि मैम मैं 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% कैशबैक दे रहा हूँ, ताकि लोग आप ये ईएमआई और लोन वाले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं ना, वो दैट इज ट्रैप। नहीं, क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो ट्रैप। मतलब वो ईएमआई है, सॉर्ट ऑफ हाँ लोन ही है। हाँ हाँ हाँ, तो लोन है। क्रेडिट कार्ड इज ट्रैप। हाँ। तो हम लोग दोनों लोग सुपर शॉपोहॉलिक और घूमने फिरने और मतलब पैसे बचाने नहीं जानते थे, और इंडियन एक इतनी अच्छा, उसी टॉपिक पे थोड़ा सा बात करते हैं। आप मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। पैसा नहीं है फिर भी चीजें खरीदनी है, यही हाँ। कर रहा है क्रेडिट कार्ड। हाँ ये यंगस्टर को पैसा नहीं है हाँ फिर भी खरीदना है, हाँ, किस तरफ ले जा रहा है? इट इज नॉट टेकिंग टुवर्ड्स गुड थिंग। जब अकाउंट खाली है हाँ, तो भी ऐसी कौन सी नेसेसिटी है कि हमें चीजें खरीदनी है? खरीदनी है, ये है शो ऑफ। हम्म ठीक है, इसको कहते हैं शो ऑफ। हम्म कि अगेन जैसे मैंने अभी इसके पहले एग्जांपल दिया था ना, कि फीमेल और मेल एक यूनिट होते हैं, कंपटीशन नहीं होते हैं। हम्म कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने हस्बैंड की इतना कमाना, उससे ज्यादा कमाना। उसी तरह जब आपके पास कोई चीज है, उस दूसरे के पास अगर वो है, आपके पास नहीं, तो उसमें कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कंपटीशन वाला जो पूरा इन्वायरमेंट है हमारे कल्चर में या हमारे मार्केट में, वो ब्रांड की वजह से है। समझ रहे हो? एक ब्रांड अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बना लेता है कि उसकी चीजें आपके पास आने से आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप किसी चीज को अचीव किए हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे घर का टेम्परेरी खुशी। हाँ, तो ये से मेरा ये घर का सिला हुआ है, मेरी फ्रेंड ने इसको स्टिच किया है, ये होम ग्रोन ब्रांड का कपड़ा है। ओके। ठीक है, तो अब इसी पे मैं अगर टैग लगा देती हूँ जारा का, तो अभी मैं पहनी हूं तो आपको नहीं पता है ये होम ग्रोन ब्रांड का है या जारा का है, बिल्कुल। पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस अगर आप जान जाएंगे तो आप इस कंपटीशन में आएंगे ही नहीं। ने अगेन आई से, अब ब्रांड वाले को तो पैसे बनाने हैं, सबका अपना रोजी रोटी है, दे आर नॉट रॉन्ग, बट वॉट यू डू माइंडफुली मैटर्स। ठीक है, अगर मार्केट है वो तो मार्केटिंग करेंगे वो करेंगे, तो मैं उनके जाल में मैं भी फंस बुलबुली की गया। मार्केटिंग करूंगी और मैं बताऊंगी कि मेरे प्रोडक्ट क्यों आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, बट मैं पर आपको ये सिलेक्शन बहुत दिमाग से करना है कि आप बुलबुली के वॉल प्लेट्स लेते हो या चुंबक के वॉल प्लेट्स लेते हो। चुंबक इज अ बिग ब्रांड, बुलबुल इज ऑल्सो ब्रांड। चुंबक जितना पुराना है शायद बुलबुल भी उतना पुराना है, पर चुंबक के प्लेट्स प्रिंटेड आते हैं, वो बल्क में बनते हैं। एक डिजाइन आप जाते हो दुकान में, जो टंगे हैं आप वही खरीदते हो। हमारे पास जब आते हो तो हम बोलते हैं कि ये लाल रंग है ना, आप इसको ब्लू में करवाना चाहते हो, रेड में, ग्रीन में कराना चाहते हो, हम कस्टमाइज कर लेंगे। तो वी आर गिविंग अ फार बेटर सर्विस देन द अदर ब्रांड इन द सेम नीश, बट सिलेक्शन इज अल्टीमेटली द कंज्यूमर्स चॉइस, देयर माइंडफुल सिलेक्शन मैटर्स। सो अब मैं होम ग्रोन ब्रांड के पास आ रही हूँ। अब ये कपड़े जो भी मैंने पहने हैं ये होम ग्रोन ब्रांड के हैं। अब मैंने जब ये खरीदा तो मैं किसी बिजनेस को सपोर्ट की, उसको सपोर्ट मिलने से वो मेरे फ्रेंड बने, उसके बाद हम फैमिली बने। नाउ दे विल सपोर्ट माय बिजनेस आल्सो, आई विल सपोर्ट देयर बिजनेस आल्सो, टुगेदर वी विल ग्रो। नाउ देयर आर जायंट्स इन द मार्केट, बिल्कुल, शार्क्स, जिनके पास हमारे जैसे प्रोडक्ट ये 1 मिनट का काम है बनाना। वो 10 लोगों को बुलाएंगे, बैठाएंगे, उनको बता देंगे तुम्हारी सैलरी इतनी, तुम ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। और जहाँ पे हम मेहनत करके 2 चीजें बनाते हैं, वहां पे वो 200 चीजें बना देंगे, जिसका वैल्यू वो अमेजोन पे या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे घटा देंगे, और भारी डिस्काउंट में आप खरीदोगे फेस्टिव सीजन पे। एक्चुअली वो तब भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बगल वाले के स्टार्टअप से जाके नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको लगता है कि वो अभी तक ब्रांड नहीं बना है। राइट, सो नाउ कम्स द माइंडफुल सिलेक्शन। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप शार्क्स को दे रहे हो जिनके पास कमी नहीं है, पर वो आप छोटे फिशेस को नहीं दे रहे हो जो अभी ग्रो करना चाहते हैं या कर रहे हैं। और अब जब आप ये स्टेप लेते हो माइंडफुली और उनसे कुछ बाय करते हो, तो वो आपको जिंदगी भर याद रखते हैं। तो ये बुलबुल इंडिया के बारे में बात करते हैं। कैसे इसका आइडिया आया आपके दिमाग में, कैसे स्टार्ट किया? हाँ, तो जब मैं पानीपत में थी और मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया था और मैं आराम की जिंदगी जी रही थी, तो मैं तब भी पेंटिंग करती थी कि जब कोई काम नहीं तो पेंटिंग करते थे। और नई नई शादी हुई थी तो वैसे भी कुछ काम नहीं रहता था, और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे और मैं
बैठ के पेंटिंग की। हम्म, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स बहुत नहीं थे कि मैं कभी फोन पे बात करूँ, या क्योंकि इतना ट्रांसफरेबल जॉब में पापा के साथ मैं घूमी हूँ, तो मेरा सारा मन मुझे इन सभी कामों में ही लगता था कि कोई काम कर लिया, कुछ नोट्स लिख लिए, किसी को पढ़ा दिया, पेंटिंग कर लिया, कुछ नहीं तो मूवी या टीवी। तो उसके बाद फिर पेंटिंग करते करते मैंने उसको अपने सूटकेस में रख लिया, क्योंकि मेरा टिकट था पटना जाने का। तो टाउनशिप में क्या था ना कि वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, पानीपत में, मेन सिटी में नहीं है। ओके। तो किसी भी चीज को फ्रेमिंग कराना है या कुछ ऐसी जरूरत है, तो वो सारी जरूरतें आप सिटी में जाके करा सकते हो। तो मुझे लगा कि पानीपत तो उतना सिटी जाना और कहाँ पे फ्रेमिंग होती है मुझे बहुत आइडिया नहीं है, और मैं पटना जा रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ। मैं अकेले जा रही थी और एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ठीक। तो मैं वैसे ही खुश थी कि लगेज तो पूरा भर के ले जा सकते हैं। तो लगेज इतना था नहीं, पर मेरी पेंटिंग्स थी पेपर्स पे, तो मैंने उसको रख लिया कि मैं ले जाती हूँ, वहां पे फ्रेम करा दूंगी, वहीं पे टांग दूंगी, मन करेगा तो ले आएंगे। तो जब हम पानीपत से कहीं जाते थे, पटना या कहीं भी जगह, तो हम लोग कभी कभी गुड़गांव में रुक जाते थे मेरी भाभी के यहाँ। तो मैं आई और हम लोग रुके रात को, और गपशप और पार्टी और खाना पीना सब चलता था। तो मैंने भाभी को बताया कि देखिए मैंने पेंटिंग की है और मैं पटना लेके जा रही हूँ। तो बोली ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना जॉब छोड़ के वो फ्रीलांसिंग करी थी। वो भैया के साथ टोरंटो चले गए थे 1 साल के लिए, तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया था, कॉर्पोरेट जॉब, और वहां पे वो कर रही थी, फ्रीलांसिंग वगैरह कर रही थी। और वापस जब इंडिया आए और जब हम दोनों मिले, तो बातें यही हुई कि कुछ करते हैं बिजनेस। तो मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं, क्योंकि मैं जॉब नहीं करूंगी, मेरे लिए डेली पानीपत से एनसीआर आना पॉसिबल नहीं है, और मेरे लिए वो भी कुछ सेंस नहीं बनाता कि मैं यहाँ रहूं और मेरा घर पानीपत में रहे। मतलब फिर तो वही वाला लाइफ हो जाएगा जो मैं पहले जी रही थी। मैं अभी बहुत आराम से हूँ, तुम बिजनेस करेंगे। तो बोली ठीक है, तुम पटना जाओ, वापस आते हैं तो बात करेंगे। और मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं गई पटना और वहां पे अपना सूटकेस खोला, तो भाई ने बोला ये क्या लेकर आई। मैंने कहा ये लो पेंटिंग्स, जाके इसको फ्रेम करा। तो कहता है तुम वहां से पेंटिंग्स लेकर आई हो। मैंने कहा तो क्या हो गया, वहां पे मैं कहाँ जाती फ्रेम कराने। जाओ उसको दुकान में ले जाओ, एक मंदिर है वहां पे, वो रोड पे बैठते हैं, दुर्गा जी का फोटो फ्रेम करते हैं, उनको दे दो, सबसे सस्ता वही करेगा। तो बोला कि तुमको पता है वही सबसे सस्ता करेगा, स्टूडियो में दो, वो बहुत अच्छा करेंगे। मैंने कहा अच्छा करा के क्या होगा, फ्रेम अच्छा दिखना है कि पेंटिंग अच्छा दिखना है। और वो लेगा 100 रुपया, ये करेगा 20 रुपया में, तो उतना पैसा नहीं खर्चा करना है। तो बोला ठीक है। तो गया मंदिर के बाहर, जो छोटे आर्टिस्ट बैठते हैं जो कि सिर्फ लकड़ी के फटकों से फ्रेम करते हैं, तो उसने कर दिया प्रेम। तो अब मैं घर पे जाके भी तो करूं, क्या करूं। अब ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है कि मैं 10 लोग के मिलने जा रही हूँ या कहीं घूमने जाना है। घर का मतलब खाना पीना, तो मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है, तो मुझे खाना और आराम करना। तो मैं वहां पे भी पेंटिंग कर रही थी। तो मेरे भाई को बोला कि तुम ऑफिस से आओगे तो लेते हुए आ जाना, भूल मत जाना। तो बोला ठीक है ले आऊंगा। तो शाम को मुझे फोन आया कि दीदी ये दुकान वाला बोल रहा है कि ये पेंटिंग्स के क्या दाम है। 2 लोग खड़े हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये अगर बेचोगे तो कितने में बेचोगे। मैंने कहा है कोई दाम पूछ रहा है पेंटिंग के। तो मैंने कहा, तो बोला कि कितना बोले, 500 1000 क्या बोले। हमने एकदम नहीं बोलो, बोलो कि नहीं बेचने का पेंटिंग नहीं, और चुपचाप से घर लेके आओ, दुकान वालों को मत देना। तो कहता बेच दो, तुमको फिर से बना लेना। तो हमने नहीं नहीं, पहली बार किसी ने दाम पूछा है, तुम उसको घर लेकर के आओ। कहता है कि वो बोल रहा है कि मैं ले जाऊंगा, 200-200 रुपए दूंगा। मैंने कहा 200 रुपए में कौन पेंटिंग बेचता है, मैं नहीं बेचूंगी। और मैं अगर वो 1000 रुपए देगा तो भी नहीं बेचूंगी, क्योंकि अब मुझे देखना है कि ऐसा क्या उसको अच्छा लगा कि उसने दाम पूछा। ठीक है। तो वो पेंटिंग वापस लेके घर आ गया और मैंने टांग दिया, और किसी को कोई मतलब नहीं है, पर मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, बिना मतलब का, कि किसी ने दाम पूछ लिया कि भाई कितने का है। खुशी है बनाने। हाँ, मतलब मेरे को लगा कि ऐसा क्या मैंने बनाया कि लोगों ने दाम पूछ लिया। पूछा होगा एक लोग ने, पर वो एक कॉल कितना मोटिवेट किया। तो मैंने कहा अरे वाह, मतलब मैं बेच सकती हूँ। उसके बाद तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट, मैंने कहा सुनो
कल हम लोग पनाश होटल चलेंगे, वो वहाँ पे नया खुला था, 5 स्टार है, और वहां पे हम ये पेंटिंग बेचेंगे। वो तो 200 रुपए बोला, हम ये 2-2 हजार रुपए में बेचेंगे। तो बोला ठीक है, तुम जहाँ बोलोगी ले चलेंगे। तो बोला मेरा ऑफिस है, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन तुम चली जाना। अरे ठीक है। तो मैं किसी के साथ गई, वहां पे कोई पापा के कोई स्टाफ थे, गाड़ी वाड़ी लेकर के मुझे गए। अच्छा, शादी के बाद अचानक से लड़कियों का वैल्यू बहुत और बढ़ जाता है। मायके में। जब मैं पहले जाती थी तो अपने मर्जी से, जब मैं, अब भैया कि मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम गाड़ी से जाओगी, गाड़ी से आओगी, कोई जाए। मैंने कहा ये सब क्या है? अरे ठीक है, जाने दो। मैं गई पनाश, तो मेरा भाई भी आ गया ऑफिस से, तो वो भी पूरा खुश कि अब ये सोचिए तो कुछ सोची होगी, इसका तो जो मन होता है वो करती है। तो मैं गई वहां पे, और मैंने वहां से मैनेजर जो थे उनको बोला कि मैं आपको फोन की थी ना, आपने अपॉइंटमेंट दिया था पेंटिंग्स देखने के लिए। तो बोले कि दिखाइए, आपने फोन किया तो हम आपको मना तो करेंगे नहीं। तो मैंने कहा चलो। तो जब मैं होटल में घुसी तो ऑब्वियसली वहां पे चाइनीज पेंटिंग्स थे, 3D आर्टवर्क्स था, मेटेलिक आर्टवर्क्स थे, पूरा होटल सजा हुआ था, शैंडेलियर्स थे ये। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बड़े हैं तो क्या हुआ, रूम में तो छोटे पेंटिंग लगेंगे, लॉबीज में बड़े लगते हैं। तब भी मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ये है पेंटिंग 2-2 हजार रुपए के लिए, मैं ये बेचने आई हूँ, और अगर आपको पसंद है तो आप ये खरीद सकते हो। आज खरीदोगे तो मैं डिस्काउंट दूंगी, कल खरीदोगे तो नहीं डिस्काउंट दूंगी। फुल बिजनेस वूमेन, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारा तो टाई अप गैलरीज से है, हम तो सिर्फ आर्टिस्टों के पेंटिंग उठाते हैं। तो मुझे बड़ा ही वो खराब लगा कि हम तो सिर्फ आर्टिस्टों के, तो हम भी तो आदमी है भाई, हम भी तो पेंटिंग बनाए, तो Artist हम, है। मैं भी तो आर्टिस्ट बन गई ना। हाँ। तो सिर्फ गैलरीज से लेते हैं। मैंने कहा मतलब इसको बेचना तो मैं पहले गैलरी में लगाऊं फिर आप बेचो। और गैलरी वाले को फोन किया बाद में तो पता चला कि वो भी पैसे लेंगे गैलरी में लगाने के लिए। मैंने कहा मैं उसमें 1 लाख रुपया खर्चा करूंगी तो मुझे 1,10,000 रुपये मिलेगा। तो मतलब ये सब मैंने सोचा जब तक मैं लॉबी में वेट करी थी। फिर थोड़ी देर वो बोले आप वेट करिए, तो मैं बड़ा खुश थी। वेट करिए मतलब कि कुछ पॉजिटिव होगा तभी, नहीं तो बोल देते कि हम तो लेते हैं, आप चले जाइए। उन्होंने बोल ही दिया कि हम गैलरी से लेते हैं और आर्टिस्टों से लेते हैं। तब भी मुझे वेट करने के लिए था, तब भी मैं बहुत खुश थी कि मुझे वेट करने बोला, मतलब कि पेंटिंग तो बिकेगा। तो मैंने भी पूरा कॉन्फिडेंटली बोला कि देखिए आज आप लेंगे तो मैं आपको ये 1,500 रुपये में दूंगी। तो उसके बाद वो एक ऑफर लेटर लेकर आते हैं, आप हमारी मार्केटिंग का काम करिए मैडम, आप दिल्ली में बेस है आपका, हमारा होटल पटना में है, यहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं जो गया जाते हैं, तो दिल्ली में आप हमारी मार्केटिंग का काम करिए, हम आपको 60,000 रुपीज देंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप इसको अभी ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका आप वापस वहां जा रहे हो, आप काम शुरू कर दो। तो अब मुझे समझ में नहीं है, मैं खुश हो जाऊं या दुखी हो जाऊं, मतलब मैं क्या ही बोलूं। तो क्या रिएक्शन था? मैं बैठी थी और मैं देख रही थी, क्योंकि उनको लगा कि वो जो मुझे ऑफर कर रहे हैं वो एक्सेप्शनली हाई है। उनको ये नहीं पता था कि मैं काम कर कि मैं 80,000 प्लस सैलरी पे काम कर चुकी हूँ, वो भी 10 साल पहले जब उसका बहुत ज्यादा वैल्यू था। पर मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मतलब मैं सोची कि अब वो पूरे कॉन्फिडेंट थे कि इसको अर्न करना है, तो हम इसको अभी ऑफर लेटर दे रहे हैं तो ले लेगी, तो ये ले लेगी। और उनका फॉर्मेट तो बना हुआ था, नाम डालना था और वो प्रिंट, इसलिए उन्होंने मुझे वेट कराया। तो मैंने कहा आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, आप मुझे इस काबिल समझे। तो आपने पूछा भी नहीं मैंने मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं मास कॉम से हूँ, मार्केटिंग मुझे नहीं आती है। कहते नहीं आप कर लेंगे, आप जितने अच्छे से अपने पेंटिंग को कॉन्टिन्यू आप, हाँ आप कर लेंगे मार्केटिंग। आपको ये करना है कि जितने भी वहाँ पे NRIs आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, पिंडदान करने आते हैं, गया जाते हैं, तो वो सारे यहाँ पे पटना में स्टे करते हैं, क्योंकि फ्लाइट तो यहाँ पे पहले आती है, अब वो स्टे करते हैं फिर जाते हैं। तो हमें अपनी मार्केटिंग करनी है कि मौर्य होटल वहाँ का सबसे पुराना और 5 स्टार होटल है, तो ये नया आया है, तो हमारी मार्केटिंग होगी एंड आप परफेक्ट हो। और आपका अगर कभी ट्रैवल भी होगा तो वहाँ से पटना ही होगा आपका होम टाउन, आपके लिए तो विन विन है। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ऑफर दिया, मैं आपको बोलूंगी। तो कहते हैं कि आप कर लीजिए ना, आप एक्सेप्ट, मतलब वो ये सोच ही नहीं सकते थे कि मैं वो नहीं भी कर सकती, मैं वो सोच के बताऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी कोई भी पेपर ऐसे कैसे साइन कर दूं। तो बोले नहीं मैं पढ़ देता हूँ, कुछ नहीं है, आपकी ये सैलरी, आपका ये रेम्यूनरेशन है, आपके ये कॉस्ट भी ऐड होंगे। तो फिर मैंने कहा कि मैं दिल्ली में नहीं रहती, मैं पानीपत में रहती हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, आप दिल्ली शिफ्ट कर जाओ,
हम आपका सैलरी और थोड़ा सा रेंटल्स ये सब कर देंगे। मैंने कहा मैं शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। तो कहते ठीक है, आप ये ले जाइए ऑफर लेटर, हम आपको मेल भी कर दे रहे हैं और आप हमें कल तक बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हो जाऊं कि पेंटिंग्स नहीं सेल हुई तो दुखी हो जाऊं, कि मैं जिस जोश में आई थी कि मुझे बेचना है, कि मैं दुखी हो जाऊं। तो इतना तो क्लियर था कि मुझे दिल्ली में वापस कॉर्पोरेट जॉब के लिए नहीं आना है, नहीं तो फिर मेरे लाइफ में वापस मैं पीछे ही चली जाऊंगी जो मैं कर रही थी। और उस समय भी मुझे ये लगता कि मुझे जो मन है मैं वो करूँ। अब तो मुझे किसी ने दाम पूछ लिया था, अब तो मेरे दिमाग में वो आ गया था कि दाम पूछा है मतलब ये बिकेगा भी, और मुझे सैलरी से कोई मतलब नहीं है जो पनाश वालों ने ऑफर किया था, मुझे लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो मैं वापस आ गई घर पे बताया आके किसी को? हाँ, सब लोग खुश थे कि तुम तो गई थी 1500 बेचने, तुम्हें 60,000 का सैलरी दे रहे हो, तो तुमने क्यों मना, मतलब कर देती तुम साइन। मैंने कहा फिर दिल्ली में तुम मेरे लिए आके खाना बनाती, कौन बनाता खाना, तो मैं बना करके काम नहीं कर पाती। हाँ। तो फिर ठीक है, कुछ नहीं, फिर हम वापस पानीपत के लिए मैं निकली, गुड़गांव में मैं रुकी और वो पेंटिंग वापस ले आया? हाँ, सारे नहीं, वो पेंटिंग मैं पापा मम्मी के घर पे सजा के आई, लेकर नहीं आई। जाने से मैंने भाभी को दिखाया था, फ्रेम होने के बाद नहीं दिखाया, फोटो दिखाया। मैं घर पहुंची, फिर मैंने कहा आपने जो ये पेंटिंग बनाया है भाभी, ये बहुत सुंदर है और ये एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने जो बनाया है ये पेन से बनाया है, तो इसका नाम पेन क्राफ्टिंग करते हैं। नाम भी मैंने उसको खुद ही दिया, जबकि एक्चुअली वो हीना आर्ट से इंस्पायर्ड डूडलिंग का काम था जो कि लोग करते हैं, पर मैंने उसको नाम दे दिया पेन क्राफ्टिंग। और वो अलग अलग कलर्स, जैसे आप ये जितने भी कलरफुल दीवार देख रहे हैं वो अलग अलग बैंड्स पे किया था। तो भाभी बोली कि चलो ठीक है, पेंटिंग तो तुम भी करती हो, मैं भी करती हूँ, तो इसको बिजनेस कैसे करें। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, मेरी पेंटिंग के लिए तो लोग दाम में पूछा है, मतलब कि बिक भी जाएगा। तो बोली कि हम बुटीक्स खोलते हैं। मैंने कहा मुझे सुई धागा नहीं पकड़ा जाएगा, मैं नहीं पकड़ सकती हूँ। खोलिए, मैं बैठूंगी सब कुछ करूंगी, पर मैं डिजाइनिंग नहीं कर सकती हूँ, जैसे पेंटिंग में मैं मास्टर डिजाइन बनाती हूँ तो वो नहीं कर सकती हूँ। तो बोली कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम 1 महीने का टाइम लेते हैं, तुम 10 ऐसी चीजें बनाओ जो तुम्हें मन है, मैं 10 ऐसी चीजें बनाऊंगी जो मुझे मन है, हम उसकी फ्रेमिंग कराएंगे और हम उसको एग्जिबिट करेंगे। अब जब हमने नेट खोल के एग्जीबिशन हॉल देखे तो दिल्ली एनसीआर में सारे हॉल्स 50,000, 30,000, लाख रुपए, या किसी होटल में करने जाओ तो लाख रुपए के कम तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई फंड वंड नहीं है और मैं किसी से मांगूंगी नहीं कभी जिंदगी में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम लोग क्यों दिल्ली के लिए कर रहे हो, पानीपत में करो, हॉल 1,000 रुपए में मिल जाएगा, ऑफिसर्स क्लब है, और तुम लगा लो, अगर तुम्हारा अच्छा रिस्पांस होगा तुम आगे करना, नहीं होगा तो मत करना। तो मैंने कहा हाँ, इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1,000 रुपए तो मैं कर दूंगी आराम से। तो क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पैर फैलाना था जिसके लिए मुझे बाद में रिग्रेट हो, या संभल के पैर जमाने थे। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे हैं और मुझे किसी से लेने नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई देगा नहीं, हस्बैंड भी दे देगा, भाई भी दे देगा, पापा भी दे देंगे, पर लेना नहीं है, ले करके वापस नहीं करके देना है। जो है उसमें होगा तो ठीक है। अब जो सेविंग थी वो तो मैंने उड़ा दी थी, और जो मैं कर सकती थी मैं उतना ही कर सकती थी। तो मैंने बोला सबसे पहले अपनी भाभी को कि हम इन्वेस्ट उतना ही करेंगे जितना हम सक्षम हैं, हम हवा में नहीं करेंगे कि तुम 50,000 दो, लाख रुपए दो और मैं दूं। भले ही आप दे सकते हैं, भले मैं भी दे सकती हूँ, पर करेंगे नहीं। करेंगे उतना ही जो अभी पॉकेट में है, अभी के पॉकेट में, बैंक में क्या है वो नहीं, वो सबसे कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट डे से ही हमारा जो थिंकिंग था या माइंडसेट था बहुत मिलता था। फिर बोला कि ठीक है, मैंने कहा कोई रिस्क ही नहीं लेना ना, पेंटिंग का फ्रेम से इम्पोर्टेंट है पेंटिंग, अनफ्रेम्ड भी पेंटिंग्स बिकते हैं ना। तो बोली ठीक है। तो उत्सव ने तो बोला कि तुम करो टाउनशिप से। फिर नाम क्या हो कंपनी का, तो मेरे हस्बैंड ने फिर बोला कि देखो नाम ऐसा होना चाहिए जैसे मिंत्रा। अब तुम एक बार बोलोगे तुम्हें 10 बार बोलने का मन करेगा, तभी तुम्हारे ब्रांड को कोई जानेंगे, तो इट शुड बी वेरी कैची। तो उसने बोला नाम बुलबुली, बोला बुलबुली रखो, बुलबुली लड़की वाला टाइप भी लगता है, पिंक कलर यूज कर सकते हो, और जैसे एक बार कोई बुलबुली बोलेगा तो बुलबुली मतलब वो बोलने में अच्छा लगता है, तो लोगों के दिमाग में रहेगा। सबसे बड़ी चीज होती है, तो ब्रांड के नामकरण में आपके हस्बैंड का हाथ है? हाँ, पूरा हाथ है उसका। और सारी चीज डिस्कस करता हूँ। मेरी भाभी डिजिटली बहुत साउंड है, तो वो फटाफट
उसको डिज़ाइन करने में लग गई और फिर लोगो बन गया, नाम बन गया। ये चीज़ें तो रात भर में 4 बजे सुबह तक हम यही चीज़ कर रहे थे। एक्साइटमेंट। हाँ, क्योंकि मैं बोल रही थी पेंटिंग का दाम लोगों ने पूछा है, मतलब पेंटिंग हम बेच सकते हैं। दो मैं क्वालिफाइड आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, पर हम बेच सकते हैं। तो भाभी ने भी हाँ चलो चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, चलो। उसके बाद नाम हो गया, फटाफट लोगो बन गया। 1 महीना का हमने डिसाइड किया डेट कि 20 दिन के बाद आप 10 पेंटिंग और हम 10 पेंटिंग, हम दोनों पेंटिंग लेकर आएंगे पानीपत और हम वहाँ पे हॉल में एग्जीबिशन लगाएंगे। उसकी मार्केटिंग मैं करूँगी, उसकी ब्रांडिंग मैं करूँगी। मेरा तो पीआर बैकग्राउंड था ही, तो मीडिया को कैसे इनवाइट करना है, लेटर कैसे लिखना, पोस्ट रिलीज, प्रेस रिलीज, इनविटेशन लेटर्स, तो मैं वो फॉर्म मुझे पता है कैसे करना, वो मैं करूँगी। तो मैं वापस आई। अब दोपहर में हम बैठ के पेंटिंग बनाते थे। मैं डाइनिंग टेबल पे, ऑफिस चला गया मेरा हस्बैंड, फिर मेड वेड भी वापस चली गई, तो कुछ पैसे भी काम नहीं था, तो कर रही हूँ। अब खुद ही मुझे डाउट होने लगा मेरे पेंटिंग पे कि ये कौन खरीदेगा, इसको हटाओ, उससे अच्छा बनाओ, ये कौन खरीदेगा, इसको हटाओ, इसमें ये ऐड करो। मतलब मेरा पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरा दिमाग उस डाइनिंग टेबल के चार्ट पेपर्स, पेन और कलर्स पे ही थे। मैं खुद बनाती थी, खुद रिजेक्ट करती थी। और मेरी एक फ्रेंड कीर्ति चोपड़ा, अब वो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर, वो आ जाती थी दोपहर में, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, दिन भर बैठ के पेन से कुछ करते, मैं भी करूंगी। मैंने कहा कर। अब मैं जबरदस्ती उसको भी बनवाती थी कि तुम भी बनाओ, तू करेगी क्या, यहाँ पे बैठ के हम लोग गप कर रहे हैं, तुम भी बनाओ। वो भी मेरे साथ बनाने लगी। फिर बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद मैंने एक गणेश जी का फोटो बनाया और पेन क्राफ्टिंग, जो मैंने नाम दिया इस आर्ट को, उसमें गणेश जी का चूहा, गणेश जी का मूसल, गणेश जी का लड्डू, गणेश जी का टीका, सब पेन क्राफ्टेड वे में बनाया। मतलब थे तो वो गणेश जी, सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर, वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक पेन। तो इतना सुंदर वो मुझे लगा, मुझे फाइनली लगा कि कुछ थीम होनी चाहिए पेंटिंग में, तब लोगों को वो और अपीलिंग लगेगी। ठीक है, तो मैंने पहला जो बनाया पेन क्राफ्टिंग था वो गणेश जी थे। और फिर मैं पूरे रात भर उन्हीं को देख रही थी कि भगवान आप बिकेंगे, भगवान जी आप का सूंड आपका ऐसा राइट है या लेफ्ट है, लड्डू ऐसा है। तो मैं उसमें पूरा मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इन्वॉल्व थी। स्पेंड कर चुके थे खुद को। हाँ, मतलब मैं ना सोते सोते भी यही सोचती थी कि उसमें उनका जो दुपट्टा, जो उनका गमछा है, धोती जो भगवान पहनते हैं, उनका किस आ रहा है, लोगों को वो कैसा लगेगा। फिर दूसरे दिन कृष्ण भगवान बनाया, फिर शिव जी बने, दुर्गा जी बनी, तो भगवान के थीम पे बना। और जो नॉर्मल मंडलास थे जो हेना क्राफ्टेड थे, वो मैंने अलग अलग कलर्स पे बनाया, वो भी पेंटिंग्स थी। और गणेश भगवान जी के थीम पे भी पेन क्राफ्टेड ये थी। अब था कि पेपर पे तो कोई खरीदेगा नहीं, फ्रेम तो कराना ही पड़ेगा। अब फ्रेम पटना में तो सस्ता था, पानीपत का कोई आइडिया नहीं था। तो इस तरह से हमने बनाई, और फ्रेमिंग के लिए और बैनर्स बनाने के लिए, इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाने के लिए, और जो ब्रांडिंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे, मग को प्रिंट कराना, तो इनके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए था। तो 5,000 मैंने इन्वेस्ट किया पहली बार। हम्म ठीक है। और 1,000 हॉल के बुक के लिए। ठीक। वो उत्सव ने बोला कि मेरे तरफ से इतना तो मैं, मुझे करने दो प्लीज। तो 5,000 इन्वेस्ट करके फ्रेमिंग, ब्रांडिंग मटेरियल्स किया, और टाउनशिप के हॉल में, ऑफिसर्स क्लब में हमने इंडियन ऑयल के पानीपत टाउनशिप के। क्या रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, बैनर्स 5,000 कितना रिटर्न में आया? 35 अरे एक दिन में। अच्छा था। हाँ, तो हुआ था ये कि मैं इतना ज्यादा दिन और रात उसमें इन्वॉल्व थी। और अगेन मैं कहती हूँ कि लड़कियां बहुत लकी होती हैं। उस समय मेरा फेज था अपने ऊपर फोकस करने का। जॉब छोड़ दिया, दिल्ली शहर छोड़ दी, और पानीपत नई जगह, मुझे बहुत मजा आ रहा था, और शांत शांत, मतलब बहुत पीसफुल और ग्रीन एनवायरनमेंट था। और मैं अपने मन का पेंटिंग कर रही थी, अपने मन के प्लान्स बना रही थी, अपने मन से रिजेक्शन सिलेक्शंस कर रही थी। मेरी फ्रेंड, उसके साथ जो मेरी नेबर थी, तो उसके साथ बैठ करके हम कर रहे थे। और मेरी जो भाभी हैं वो गुड़गांव में बैठ के अपना पेंटिंग कर रही थी और फ्रेम करा रही थी जो भी। फिर एग्जीबिशंस के एक हफ्ता पहले मैंने रिगरस इनविटेशन के लिए रिगरस
विजिट्स किए, ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। उत्सव के जितने सीनियर्स थे, उसके जितने कलीग्स थे, जितने फ्रेंड्स थे, सबके घर जाके मैंने पर्सनली सबको इनवाइट किया कि सर मेरा पहला एग्जीबिशन है। मैंने बोला ऑनेस्टली, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कोई हेजिटेशन नहीं था? क्यों हेजिटेशन रहेगा? मैं सच तो बोल रही हूँ। मैं क्यों बना के बोलूँ कि मैं एस्टैब्लिश आर्टिस्ट हूँ जबकि नहीं थी। मैं सच्चाई से शुरू करो ना। लोगों को आना होगा वो आएंगे, वो नहीं आना होगा तो वो तुम झूठ भी बोल दोगे तब भी नहीं आएंगे। तो मैंने बोला इट इज माई फर्स्ट एग्जीबिशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई विल बी मोटिवेटेड विथ योर प्रेजेंस। आई डिड नॉट आस्क देम कि आप आइए और खरीदिए। मैंने सेल का एस भी नहीं बोला। मैंने बस सबको बहुत वैसे शादियां होती तो आप भगवान को सबसे पहले जाके इनविटेशन देते हो और इनवाइट करते हो ना। तो मैंने सबको यही समझा कि ये सब मेरे लोग ही हैं, मेरे सोसाइटी के लोग हैं, मेरे टाउनशिप के लोग हैं। जितने लोग को मैं जानती थी उतने लोगों का मैंने इनविटेशन कार्ड छपाया, उतने लोगों के घर में गई। एक हफ्ता 3-3 घर जाती थी और सबसे टाइम लेके जाती थी क्योंकि वहां पे लोग शिफ्ट्स में काम करते थे। मैं बोलती थी कि आप घर पे हैं सर तो मैं आऊंगी। गए, हमने इनवाइट किया, सबको इनवाइट किया। जैसे बर्थडेज में आप जाके इनवाइट करते, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा इवेंट था पहला। और कुछ नेगेटिव चीज मेरे माइंड में आता ही नहीं था कि रिजल्ट क्या होगा। मुझे था कि ये करना है और ये करेंगे। रिजल्ट क्या होगा वो मैं सोचती नहीं थी। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं घर में अपनी पेंटिंग सजाऊंगी। कुछ पेंटिंग्स पानीपत में वो फेलियर वाला डर नहीं था बिल्कुल? डर नहीं था। हाँ, ट्राई कर रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता है कि हम पास होंगे या फेल होंगे। पर शायद आज ऐसा बहुत होता है कि इंसान शुरू करने से पहले अपने अंदर एक डर ले आता है, फियर ऑफ फेलियर जिसे हम कहते हैं। हाँ। कि अगर नहीं हुआ तो और वहीं पे शायद वो रुक जाता है। हाँ, तो जो आदमी ये सोच लेते हैं ना, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बस उतना सोच लो, आपको डर नहीं लगेगा। मैंने सोच लिया पेंटिंग नहीं बिकेंगे तो मैं घर में सजा लूंगी, पेंटिंग नहीं बिकेगा तो मैं ये सबके बर्थडे में गिफ्ट भेज दूंगी। बहुत सारी लोगों को आप गिफ्ट भेज दो। पेंटिंग नहीं बिकेगा तो मैं अपने एंसेस्ट्रल हाउस में सजा दूंगी। मेरे पास तो दीवार है, क्योंकि मैं तो बहुत खुश थी जब मैं बना रही थी। जो मैं देख रही हूँ तब भी मैं उतनी खुश हूँ कि वो फ्रेम हो गया। किसी और को अच्छा लगे ना लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पास जगह है जहाँ पे मैं अपने घर में सजा दूंगी। बस मैंने एक ही चीज सोचा, नहीं बिकेगा तो मैं खुद ये किसी को नहीं दूंगी, मैं अपने घर में सजा लूंगी। आप क्लियर थे उस चीज? बहुत क्लियर थी। और मैंने सबको ये भी बोला कि आप आइएगा जरूर, आप कुछ खरीदे ना खरीदे बिल्कुल उसके बारे में मत सोचिएगा, आप आइएगा। कैसे रही फर्स्ट एग्जीबिशन? तो फर्स्ट एग्जीबिशन बताती हूँ। घर में उस दिन राखी था, तो डेट भी हम देखते हैं इंडियंस, और मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, मतलब एटलीस्ट अच्छा दिन होना चाहिए। तो घर उस दिन राखी का दिन था, 10 अगस्त था और पानीपत में एक दिन पहले सारी तैयारियां हो चुकी थी। रात भर हमने हॉल में जहाँ पेंटिंग ठोक ठोक के लगाना था, कीले ठोकनी थी, वो सारी चीजें हमने सेटअप कर लिया था। मैं और मेरी भाभी दूसरों के घर से गमला उधार मांग के लाए थे सजावट के लिए, फोरग्राउंड बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो हमारे नेबर्स के घर से हमने बोला था आंटी हमें गमले दे दो, क्योंकि हमें पेंटिंग के सामने रखना तो स्टेज सुंदर लगेगा। तो गमले रात भर हमने उठा के सर पे, क्योंकि सारी मेट्स तब तक चली गई थी, किसी ने हेल्प नहीं किया। मैं, मेरी भाभी, मेरी फ्रेंड कीर्ति और मेरी भाभी की एक और फ्रेंड है, रिचा उनका नाम है, वो और उनके हस्बैंड आ गए थे रात को 9 बजे, एक दिन पहले एग्जीबिशन के। हमने गमले उठा के लगाए ताकि स्टेज सुंदर दिखे। हमने चार्ट पेपर से जो खराब बैकग्राउंड था उनको छुपाया, फिर हमने सबकी प्लेसमेंट की, हमने वो लगाया। और घर से हमें कोई मतलब नहीं था। भाभी की एक छोटी बेटी थी, मेरी नीस, और मेरी तो बेटी उस समय हुई नहीं थी, तो मैं बिल्कुल ही उन सब से फ्री थी, तो पूरा डेडिकेटेड थी एग्जीबिशन के दिन के लिए। और अगले दिन राखी थी, तो मैंने क्या किया था, अपने सिस्टर इन लॉज को भी इनवाइट कर लिया था कि दीदी आइए राखी है और एग्जीबिशन तो है, एग्जीबिशन को तो आप लोग मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो पहला एग्जीबिशन है हम लोग का। तो छोटी मम्मी मेरी सिस्टर इन लॉज और ब्रदर इन लॉ, ये लोग सब आ गए राखी वाले दिन, तो मेरा घर पूरा भरा हुआ था। अब मजेदार बात ये हुई कि मेरी खुद की मदर इन लॉ उस दिन नहीं थी, वो अपने घर पे थी जहाँ पे पापा की पोस्टिंग थी। अब उनका इंस्ट्रक्शन फोन पे था कि आकांक्षा सबका देख लेना इंतजाम, बात मतलब तुम्हारे घर पहली बार इतने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ माँ, हाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से।
तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने कुक को लेकर कि वो खाना बनाती थी हमारे घर में, तो मैं थी कि खाना है, खाना ही तो है, खाना बना देगी, छोले और पूरी और ये सब, राखी में क्या बनता है, मिठाइयाँ मंगा लेंगे, कुछ घटेगा तो हम मंगा लेंगे होटल से। तो अब मैं तो पूरा थक गई थी, रात भर गमले उठाए थे, सुबह तो हाथ भी उठाने की हिम्मत नहीं थी, ऊपर से घर में जितने लोग थे सबका इंतजाम देखना। हालांकि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत कोऑपरेटिव है, वो लोग लगती ही नहीं कि सिस्टर इन लॉ है, दे आर मोर लाइक सिस्टर्स। वो मिल करके खुद का सारा चीज खुद ही कर रही थी, इनफैक्ट मैं ही कुछ उन पे ध्यान नहीं दे पा रही। पर हुआ क्या कि नेक्स्ट डे मैं इतना एंजाइटी में आ गई थी, इतना ज्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गया था, क्योंकि मेरे सारे सीनियर्स आने वाले थे, मेरे हस्बैंड के सोसाइटी के सारे फ्रेंड्स आने वाले थे, टाउनशिप के सारे, मतलब सबके सामने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था। उनके लिए सिर्फ पेंटिंग देखना था, पर मेरे लिए मेरा परफॉर्मेंस एंजाइटी में मैं इतना ज्यादा थी कि मैं बिल्कुल भूल गई कि घर में बाकी के बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आए और राखी भी है। तो मेरी कुक को मैंने कहा कि तुम छोले बना देना, पूड़ी बना देना। उसने एक प्याज में 12 लोग का छोले बनाया। आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना ही टेस्टी बना होगा। और मैं चली गई एग्जीबिशन में। अब वहां पे सब लोग मुझे जानते हैं, मैं 10 बजे का मैंने टाइम दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। और मैं ठीक 10 बजे हॉल के अंदर घुसी और मैं साड़ी पहनती, कि मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल ही ट्रेडिशनल, वो मम्मी का साड़ी पहनना है। तो पूरा पसीने से लथपथ, मेकअप किया था वो भी मिट गया था, और बस मैं लग रही थी कि मैंने साड़ी पहना तो चलो ठीक है, सारे मैं बस पहुंच गई थी 10 बजे। एग्जैक्टली मेरे घुसते ही श्री SM वैद्या सर अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट गेस्ट एग्जीबिशन में एग्जैक्टली 10 o'clock घुसे, कुछ सेकंड्स के अंतर में। मतलब अगर मैं 2 सेकंड और लेट होती ना तो ऐसा इंप्रेशन होता, बुला तो लिए पर खुद ही कोई हॉल में नहीं है। मैंने कहा भगवान का शुक्र है कि मैं घुसी और फिर सर और मैम घुसे हैं। आज के डेट में ही इज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन ऑयल। चेयरपर्सन ऑफ इंडियन ऑयल, ओके। सो उस समय उनकी पोस्टिंग वही थी। एंड उन्होंने वो इनविटेशन इतना सीरियसली लिया कि मुझे किसी ने इनवाइट किया, एंड ही वाज देयर ऑन परफेक्ट टाइम। मैं बच गई थी कि मैं लेट नहीं थी। एंड आई वाज लाइक, मैं हाफ रही थी, तो सर ने कहा रिलैक्स, आप हम आपकी एग्जीबिशन अच्छे से घूमेंगे। 10 o'clock हॉल में सर, मैम और मैं थी, और घर में क्या हो रहा था, एक प्याज में 10 लोगों के छोले उबल गए थे, वो स्ट्रेस भी था, पापड़ के जैसा पूड़ी बना था, मैं भूल गई। अब वो जो होना है वो तो बाद में होना है। और यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट फोकस की। एग्जैक्टली 10 बजे हमारे गेस्ट भी आ गए। सर ने पूरा एग्जीबिशन घूमा और उन्होंने एक पेन क्राफ्टेड बुद्धा की पेंटिंग खरीदी जो 750 रुपीज का था, और दूसरी पेंटिंग मैम ने खरीदी, उनसे मैचिंग कमल का फूल जो पेन क्राफ्टेड बना हुआ था, थीमेटिक, जो कि 750 रुपीज का था। तो 1500 रुपए हमने पहला अर्न किया एग्जीबिशन में, और सुबह 10 बजे, मतलब 10 स्टार्ट बजे हो चुका है। हाँ, मतलब खुलते ही हमने, और हमारे पहले क्लाइंट श्री SM वैद्या सर और मैम दोनों ने एक एक पेंटिंग खरीदी, मैचिंग पेन क्राफ्टेड बुद्धा और पेन क्राफ्टेड कमल फूल। मतलब आप समझ सकते हो कि मैं उछलू कूदू हंसू गाऊं क्या करूं, मतलब खुला ही है एग्जीबिशन। इनर खुशी थी बहुत, मतलब बहुत ही। अब मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, मेरी भाभी को फोन करके जल्दी आ जाइए, सब लोग आना शुरू हो गए और सामान बिकना भी शुरू हो गया। मैंने बोला था कि सामान जरूर, मतलब पेंटिंग जरूर बिकेंगे। और उन लोग आराम से घूमे, फिर एक के बाद एक आए, और ऐसे कोई नहीं थे जिन्होंने पेंटिंग्स नहीं खरीदे। 500 का था, 700 रुपए का था, 1000 रुपए का था, इसी रेंज के थे। तो मैं इतनी खुश हो जा रही थी कि अरे वाह, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी कि सब लोग खरीद रहे हैं, बहुत खुश थी। और शाम तक तो 30,000 हो गए, प्लस एडवांस ऑर्डर आ गए हमारे पास। किसी का बर्थडे था या कुछ, तो टोटल मिला के 36,000 का पैसा आ गया। मतलब जो थे पेंटिंग्स वो तो बिकी ही, और जो ऑर्डर आने थे वो आ गए। अब जितनी मेहनत मैंने की थी एक हफ्ता पहले से सबको इनवाइट करने का, सबको वो करने का, अच्छा मैंने मीडिया वालों को भी बुलाया था लोकल कि आप आइए। हमारा मैंने प्री प्रेस रिलीज भेजा था, मैंने पोस्ट प्रेस रिलीज भेजा था। जर्नलिज्म का फायदा उठाया आपने? मैंने पूरा जर्नलिज्म का पूरा फायदा उठाया। उनको कितने अच्छे से इनवाइट करते हैं, उनको कितना इंपॉर्टेंस हम देते हैं, एक्चुअली दे मेक यू राइट। और उनके लिए गिफ्ट्स रखना, जो मग्स मैंने प्रिंट कराए थे वो उन्हीं के लिए कराए थे। लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट आई,
तो जो इस टाइप के लोग आए ना हमारे टाउनशिप पे, सबने एक पेंटिंग खरीदी, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ने भी खरीदी। तो मैं तो वहां से जर्नी शुरू हो चुकी थी बुलबुल इंडिया की। नहीं, शाम तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज क्या मैजिकल डे था। जो मैंने 200 रुपया में, किसी ने दाम पूछा, वो 700, 500, 1000 रुपए में बिके। जिनको मैंने बुलाया वो भगवान की तरह वहां आए और वो टाइम दे करके हमारी हमारी पेंटिंग्स खरीदी। मैं बहुत खुश थी। शाम तक, रात तक मुझे तो नींद ही नहीं आई और रात को बहुत थक गए थे। उतनी खुश मेरी पार्टनर थी और उतनी खुश मेरी फ्रेंड कीर्ति। और तब तक घर में जो एक प्याज में छोले बना था और जो पापड़ के जैसे पूरी बनी, उसकी भरपाई हो चुकी, उसकी भरपाई का कुछ पता नहीं था। मैं तो सुन भी नहीं रही थी। किसी ने बोला कि कोई सुधा के हाथ का छोला खाएगा क्या? वो मेरी कोक थी ना, क्या हुआ? तब मैंने वो कहानी सुनी। तब मेरी छोटी मम्मी ने बोला कि वो बताओ, एक प्याज में छोले बता दी और घर के दामाद आए हुए हैं तो हम उनको क्या खिलाए। तो वो पीछे से उन्होंने खुद ही मैनेज कर लिया, जो कि मतलब वो मेरे घर में भी पहली बारी थी। उनको ये भी नहीं पता कि नमक और हल्दी कहाँ है। मुझे खुद को नहीं पता था कि सुधा कैसे रखती है। तो वो बोली कि तुम्हारे घर में ये सारी चीजें को पहले ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज था और उससे फिर एक प्याज में इतने लोगों का खाना तैयार करना अलग चैलेंज था। तो पहले एग्जीबिशन के बाद मन बना चुके थे आगे प्रॉपर बढ़ने का? हाँ, वो बहुत ही मोटिवेटिंग था क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट तो अर्न कर लिए। हमने 5,000 इन्वेस्ट किए थे और उससे हमारे पास 30,000 प्लस जो ऑर्डर्स 35 ये आए थे। तो वो एक आ गया ना कि हम पेंटिंग तो पेपर पे करेंगे पर फ्रेमिंग में जो पैसे लगेंगे वो तो हम करेंगे। हमने तुरंत उसमें से 25,000 गो डैडी में लगा दिया, वेबसाइट, डिजिटल की तरफ जाने की कोशिश करी कि ऑब्वियसली डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गो डैडी में तुरंत 25,000 लगा दिया और 5,000 डिवाइड कर दिया और 5,000 रख लिए नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए तुरंत ही। वो सबसे गलत डिसीजन था। वो डैडी में मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बोलूंगी आपको। हम भी नहीं लेना चाहेंगे, हाँ, कॉपीराइट आ जाए। हाँ प्लीज। आजकल हमने उसको वेबसाइट में वो पैसे लगा दिए, 25,000 वेबसाइट में लगा दिए। ऐड हम देखते थे और हमने उसमें लगा दिया। वो सबसे गलत इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगी कि हमने किया था। शायद बिना प्लानिंग की थी। नहीं, प्लानिंग थी। प्रोडक्ट्स के फोटोज भी थे। हमने फोटोग्राफर बुलाए थे शूटिंग के लिए। हमारे घर में प्रॉपर शूटिंग हुई थी और उसकी एक मैगजीन में लोगों ने कवर भी किया था। ठीक है। रांची के एक मैगजीन में कवर भी हुआ था। मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स भी है। बट जो हमने 25,000 आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हम ये नहीं रियलाइज किए कि वो वेबसाइट्स वाले हमें कहते हैं कि आप हमें दे दो, हम कर लेंगे, या आप अपने से कर सकते हो, वो इतना ईजी है। वो होता नहीं है। स्पेशली जब आपका पोटे पेंटिंग है, आपकी टीम नहीं है, आप 2 लोगों की टीम हो या 3 लोगों की टीम हो, उसमें से कौन बंदा जो बैठ करके उसमें कोडिंग डिकोडिंग करके उसको अपलोड करे, उसमें फॉर्मूलाज डाले, वो हमारे बस का था नहीं। तो वेबसाइट वाले ने पैसे तो बना लिए पर हमें उसका कुछ भी फायदा नहीं मिला। उल्टा हम आगे के 5 साल तक उसका हर साल डोमेन के लिए पैसे भरते रहे, रिन्यू कराते रहे, क्योंकि हमें था कि अब तो हमारे नाम बन रहे हैं तो हम क्या करें। तो अभी आप बुलबुल इंडिया की बात करते हैं, 10 साल हो चुके हैं ब्रांड को बने हुए, है ना? हाँ। अभी आप किन किन चीजों में डील करते हैं? हम हैंड पेंटेड होम डेकोर प्रोडक्ट्स और हैंड पेंटेड यूटिलिटी प्रोडक्ट, जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं, ये हैंड पेंटेड यूटिलिटी प्रोडक्ट है। आप ये पेंटिंग्स देख रहे हैं या आप हमारे वॉल प्लेट्स देख रहे हैं, तो वो हैंड पेंटेड डेकोर प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं अभी आऊंगी इस बात पे, इसी का कंटिन्यूएशन में। तो फर्स्ट एग्जीबिशन के बाद हमने ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जो कि बाद में वो फ्रूटफुल नहीं हुआ। और दूसरा एग्जीबिशन में भी हमने पैसे लगा दिए कि हमें दूसरा स्टॉल पे लेना, वो भी पानीपत में था। हालांकि वहां पे बहुत सब्सिडाइज रेट पे स्टॉल्स मिलते थे, तो दैट वाज नॉट अ बिग हार्म। वी आर स्टिल वी हैड स्टिल मनी एंड वी डिड नॉट हैव टू टेक इट फ्रॉम एनीबडी एल्स। ठीक है, तो वो हुआ, उसमें से भी मार्जिनल प्रॉफिट हुआ। फिर सबसे बड़ा चीज जो बुलबुली में हुआ वॉज, न्यूज़पेपर में पढ़ा हमने या कहीं पे हमने पढ़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन हरियाणा से लॉन्च होगा और पानीपत से। बस ये खबर मुझे मिलनी थी। मैंने कहा उसमें कौन कौन आ रहे हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, अब लॉन्च ही होना है पानीपत में। मैंने कहा वाओ, मतलब मेरे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि ये कैंपेन, जबकि जो कैंपेन लॉन्च होना है उनको तो मैं कौन हूँ क्या हूँ कुछ लेना देना नहीं, पर मेरे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था
क्योंकि मैंने तुरंत सोचा कि मैं थीमेटिक पेंटिंग बनाऊंगी और श्री नरेंद्र मोदी जी को वो मैं गिफ्ट करूंगी। और हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता नहीं करता, क्योंकि उस समय अभी भी नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, पर्टिकुलरली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत प्रमोट करते हैं, और बहुत सारे उनके प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे उनके वो हर समय आर्टिस्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो मैंने कहा कि वो जब आएंगे और हम उनको अगर ये पेंटिंग देंगे तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। तो दशहरा मेला में जो हमने पैसे अर्न किए थे वो पूरी इन्वेस्टमेंट मैंने बड़े पेंटिंग्स बनाने में लगा दी कि नरेंद्र मोदी जी के बनना है। अब उन तक ये पेंटिंग जाए कैसे, हमें वहां पे जगह मिले कैसे, तो कोई आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं पता, कोई पढ़ाता भी नहीं। पता क्या, तो पता है डीसी ऑफिस जाना होगा, डीसी ऑफिस से परमिशंस लेनी होंगी, परमिशंस में आपको अगर वो परमिशन देंगे तो ही आप उस प्रेमाइसेस में भी रह सकते हो। तो सबसे मजेदार बात ये थी मैं किस तरह लकी रही हूँ, टचवुड, वो कैंपेन पानीपत से होना था, टाउनशिप के अंदर से। वो आपने बताया वो अब मैं टाउनशिप में ही रहती हूँ, तो मेरे लिए डीसी को ये बताना कि सर जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है मैं तो वहां की रेसिडेंट हूँ, मैं तो आप ना चाह के भी वहां पे रहूंगी, तो आप अगर मुझे पेंटिंग बनाने के लिए अलाउ कर देंगे तो आपका क्या बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, पर मैं आपको जिंदगी भर याद करूंगी कि आपने मुझे मौका दिया था कि मैंने वहां पे पेंटिंग लगाया श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, मनेका गांधी के लिए, स्मृति ईरानी के लिए, और अगर वो पेंटिंग लिए दो शब्द भी कह देते हैं तो मेरे पेंटिंग्स तो और भी बिकेंगे ना, तो मेरा तो फायदा होगा। और अगर ये बात मैं नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा पाऊं तो भी वो आपको मना नहीं करेंगे, वो हाँ ही करेंगे। पर ये अलग बात है अब मैं उन तक ये बात पहुंचाऊं कैसे, इससे अच्छा कि आप ही उनके रिप्रेजेंटेटिव हो तो मुझे कर दो। मतलब एक हफ्ता में उनके ऑफिस के बाहर उनके अपॉइंटमेंट के लिए उनको यही समझाने के लिए खड़ी थी कि आप तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो प्राइम मिनिस्टर के, माने ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, पहले तो वो मिलना ही नहीं चाहे, ऑब्वियसली बहुत बिजी होते, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते, पर मुझे इतना सिर्फ पता था बिना डीसी के परमिशन के प्राइम मिनिस्टर का एक मूवमेंट भी नहीं हो सकता है उस पर्टिकुलर शहर में, उनका प्रोटोकॉल ज्यादा टफ होता है। हाँ, और उस प्रोटोकॉल में आप कुछ नई चीज उनको समझा रहे हो कि मुझे पेंटिंग लगानी ही है, आप नहीं लगाओगे तो मैं नरेंद्र मोदी जी से खुद जाके परमिशन मांगूंगी, पर आप क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव हो तो दे दो, क्योंकि वो भी मुझे प्रेजेंटेशन देंगे, आपका क्या इसमें हानि है, मैं 2 पेंटिंग लगाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मैं मार रहूंगी, मैं वैसे भी वही रहती हूँ, ये प्रोग्राम ही टाउनशिप में हो रहा है, हमारे कम्युनिटी सेंटर में हो रहे थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना बोलने का, बस उन्होंने टाइम लगाया अपॉइंटमेंट देने के लिए, अपॉइंटमेंट देने के बाद मैं क्या की, उस पूरे एक हफ्ता में पेंटिंग ही तैयार कर ली और मैं उनके ऑफिस के बाहर पेंटिंग लेकर खड़ी थी। तो अब कोई आदमी जा रहा है, आदमी को तो इग्नोर कर देंगे, इतनी बड़ी चीज को कैसे इग्नोर करें, पेंटिंग तो अट्रैक्शन बन जाए। तो मैंने कहा मैं ये लगाना चाहती हूँ, ये चीज है, ये 2 पेंटिंग है, मुझे आप परमिशन दे दीजिए प्लीज। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है कि मैं तो वैसे ही वहां की रेसिडेंट हूँ, मुझे कहीं से बाहर से अंदर नहीं आना। उन्होंने थक हार के मुझे पासेस बनवाने का परमिशन दे दिया और मुझे जगह बता दिया कि यहीं पे आप लगाना और आप पूरी प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। मैंने कहा वाह, इससे अच्छा और क्या बात है। तो टाउनशिप के लोग भी बहुत मतलब सरप्राइज थे कि पेंटिंग कौन लगाता है किसी लॉन्च में। मैंने कहा क्यों, जब नरेंद्र मोदी जी अपना बंडी, अपना जैकेट इसमें लगा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, म्यूजियम में, नहीं, जो उन्होंने बेचा था, जो उन्होंने सेल किया था, हाँ शायद वो था ऑक्शन में, हाँ, ऑक्शन में लगा सकते हैं, तो पेंटिंग क्यों नहीं जा सकते। तो मैंने कहा जब नरेंद्र मोदी जी का जैकेट ऑक्शन में जा सकता है, हम भी पेंटिंग लगा सकते हैं। तो आपको मौका मिलता है मोदी जी के इवेंट में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इवेंट में अपनी पेंटिंग्स लगाने क्या रिजल्ट्स रहता है उनका? बहुत अच्छा विजिबिलिटी मिला, बहुत अच्छी ब्रांडिंग हुई। हम श्रीमती स्मृति ईरानी से भी मिले, हम मनेका गांधी जी से भी मिले, नरेंद्र मोदी से ऑलमोस्ट मिल गए थे पर डायरेक्टली नहीं मिल पाए, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वर वेरी हैप्पी कि हमने जितने एफर्ट्स लगाए और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ और बहुत मन से एफर्ट लगाया था, ये सोचे बिना कि ये करना ही करना है, बस हमें पेंटिंग लगानी है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन है तो थीमेटिक पेंटिंग हमने करनी है। ठीक है, तो हमने अपना टैलेंट यूज किया, मैंने अपनी PR स्किल्स यूज किए और
हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद मौके मिलते गए, जैसे गरम गरम ढाबा जो धर्मेंद्र जी जिनके पार्शियल पार्टनर है, तो वहाँ पे भी बल्क ऑर्डर पहला मिला वहाँ पे लगाने का। उसके पहले ऑलरेडी इंडियन ऑयल के गेस्ट हाउस में हमें मिल चुका था मौका। तो कॉरपोरेट से हमारा सबसे पहले जो एसोसिएशन हुआ था वो इंडियन ऑयल से, उसके बाद फिर गरम धर्म से, फिर हमने बहुत कॉरपोरेट हाउसेस के लिए किया, जैसे नास्कॉम हुआ, फिर हमने गूगल के लिए भी किया, और इस तरह से हम धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बढ़ते गए। और हर जगह कहीं पर भी हमने बहुत स्ट्रेस नहीं लिया कि अच्छा ये है तो नेक्स्ट टर्नओवर ऑल इतना करता है, हमने ये टारगेट रख के नहीं किया। हमने कहा कि हमें पेंटिंग बहुत अच्छी करनी है, विजिबिलिटी के लिए हमें थोड़ा एफर्ट लेना है, क्योंकि जो चीज़ दिखेगा तभी वो बिकेगा। और फिर हमें मौका मिला काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो मुंबई में होता है, वो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट फेस्टिवल होता है, वहाँ पे हर तरह की आर्ट एग्जिबिट होते हैं। तो वहाँ पे मौका मिला, और वो जस्ट कोविड के जस्ट पहले 2020 में हमने वहाँ पर एग्जीबिशन लगाया। तो उससे भी जो हमारे ऑर्डर्स हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो मतलब पूरा महाराष्ट्र और जो साउथ जोन है, जो वेस्टर्न जोन है, वहाँ पे भी हमारी विजिबिलिटी हुई और ऑर्डर्स में काफ़ी फ़र्क पड़े। लेकिन मेन था कि जस्ट आफ्टर काला घोड़ा फेस्टिवल कोविड आ गया। तो कोविड में डीटीडीसी जो हमारे शिपिंग पार्टनर है वो बैन हो गए थे, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, पर ऑर्डर्स आ रहे थे। क्योंकि इंडिया में फर्स्ट फेज में कोविड में लोग घर में बहुत प्रिकॉशन लिए, एंड आप भी तकलीफ परेशान थे कि अब एग्जीबिशन नहीं हो पाएगी? नहीं, हम परेशान नहीं थे। हम इसलिए परेशान नहीं थे क्योंकि हम उस समय कॉर्पोरेट्स ऑर्डर्स भी तो मिल जाते थे। कॉर्पोरेट ऑर्डर्स में आपका मार्जिन्स या फिर बट नंबर, उस समय तो वो भी नहीं हो पा रहे थे। हाँ, तो नहीं हो पाया। पर उस समय उस फेज में आया राखी का सीजन, 2020 राखी। तो राखी का सीजन हमारा बिजनेस को मतलब दूसरे लेवल पे ले गया, क्योंकि टाउनशिप के अंदर इंडियन स्पीड पोस्ट था। तो मुझे कहीं बाउंड्री के बाहर जाकर के शिपिंग नहीं करना था। तो इंडियन स्पीड पोस्ट कोविड के टाइम में हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा, वरदान था हमारे लिए इंडियन स्पीड पोस्ट। क्योंकि मैं घर में ऑर्डर्स तो हम ऑनलाइन ही लेते थे, मैं घर में पैकिंग करती थी, घर में ही बनाती थी, घर में ही पैकिंग करती थी। बस मेरे क्वार्टर से टाउनशिप के शॉपिंग सेंटर में इंडियन स्पीड के ऑफिस में मैं जाके दे देती थी, मास्क लगा करके, कुछ नहीं छूती थी। और वो इंडियन स्पीड में जो ऑफिसर काम करते थे उनसे दोस्ती हो गई थी, तो उनको पता था कि बुलबुली के ऑर्डर्स तो आएंगे। तो शिपिंग जहाँ पे बाकी दुनिया शिपिंग के लिए स्ट्रगल कर रही थी, मेरे लिए इंडियन स्पीड पोस्ट टाउनशिप के गेट के अंदर वरदान था। हमारा बिजनेस नहीं रुका और हमारा बिजनेस और अच्छा हो गया, क्योंकि जब हम कह रहे थे कि हम इंटरनेशनल शिपिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल शिपिंग पे बॉन्डिंग जो थी, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, वो हटा दिए गए थे। इंडियन स्पीड पोस्ट से हम पूरे दुनिया में इंटरनेशनल राखी ऑर्डर्स डिलीवर किए उस समय। तो कोविड के बाद आगे ब्रांड बढ़ रहा था? कोविड के बाद आगे ब्रांड बढ़ रहा था, और कोविड के टाइम तो मैं घर पे उतने लोगों को नहीं बुलाती थी, लेकिन कोविड के जस्ट पहले हमारे क्वार्टर में टाउनशिप में पानीपत में मैंने दीवारें पेंट करके रखी थी, या दीवारों पे अपने सामान लगा के रखे थे। कि होता क्या था कि जब ऑनलाइन ऑर्डर्स होते थे वो हमारे ई कॉमर्स से नहीं होता था, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होता था, व्हाट्सएप से होता था, फेसबुक से होता था, इंस्टाग्राम से होता था। तो वो लोग कहते थे कि आप प्रोडक्ट दिखाइए, तो हम दिखाएंगे कहाँ। तो हमने एक सेटअप मैंने किया था अपने घर पे, जहाँ पर एक कॉर्नर में मैंने प्रोडक्ट्स लगाए थे अपने घर में, और मैं अपने क्लाइंट्स को वीडियो कॉल पे लेती थी और उनसे प्रोडक्ट पसंद करवाती थी कि ये प्रोडक्ट है, ये प्लेट है, ये रंग है, अगर आपको इसका रंग चेंज करवाना है, कस्टमाइज करा, तो हम वो भी कर देंगे। तो हम उनको ना कस्टमाइजेशन सर्विस देते थे, जिसके कारण हमारा बिजनेस चलता रहा। क्योंकि किसी को पीला रंग नहीं पसंद है, किसी के घर में ब्राउन कलर है, उनको टील ब्लू पसंद आ रहा है, तो हम कहते थे कि आप प्रोडक्ट पसंद कर लो, कलर कस्टमाइजेशन, डिजाइन कस्टमाइजेशन हम कर देंगे आपके घर के अकॉर्डिंगली। तो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कस्टमाइज सर्विस जो हम दे रहे थे अपने क्लाइंट्स को। तो मैंने कोविड से पहले दे रहे थे आप? हाँ, कस्टमाइजेशन बुलबुली में हमेशा रहा है। तो हम अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट दिखाते थे
और उनको पसंद आता था तो हम कहते थे अब आप बताओ आप इसको किस रंग में चाहते हो। तो दैट वाज द मेन पॉइंट। और क्लाइंट को लगता था कि अच्छा हम सब कुछ चेंज करा सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आपको उसमें कुछ मैसेज लिखवाना है। राखी में भी हमारे ऑर्डर्स इसलिए गए थे क्योंकि मैंने एक कार्ड बनाया था, मैग्नेटिक कार्ड। चिट्ठी लिखने का जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने कार्ड में कन्वर्ट कर दिया कि आप चिट्ठी ही बताओ, चिट्ठी को शॉर्टकट कर दो, 2 लाइन बताओ। मैं उस मैग्नेटिक कार्ड पे लिखती थी। अपने काम को लेके आप काफी क्रिएटिव रहते थे। हाँ, चेंज करते रहती चेंज थी। करते रहो ताकि सामने वाले को पसंद आता रहे। हाँ, क्योंकि उनको पता रहे हम चिट्ठी नहीं लिख सकते तो क्या हुआ, हम कार्ड पर वो हमसे लिखवाते थे। मैं उसमें पेंटिंग से लिखती थी उनके मैसेजेस, उनका नाम लिखती थी, प्यारे भाई अभिजीत, जुग जुग जियो, तुम्हारी दीदी, ऐसे करके मैं लिखती थी। तो वो बहुत ही पर्सनल टचिंग होता था, जो पूरे मार्केट में कोई ये सर्विस नहीं दे रहा था उस समय। तो हमारे ऑर्डर्स बहुत आते थे क्योंकि उनको अगर पता चल जाता था कि हम ऐसी कार्ड कहीं बनवा सकते तो वो बुलबुली के पास आ जाते थे। अभी कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं आपको? तो हमारा B2B रहता है, B2C रहता है, कॉर्पोरेट्स रहते हैं, और हमारे जो दूसरा प्रोडक्ट दैट इज वर्कशॉप। तो होम स्टूडियो का कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आई। होम स्टूडियो में वही मैंने किया कि आप हमारे प्रोडक्ट्स तो देखो, पर आपको कुछ आकर के सीखना है। वैसे आपको ये टेबल बहुत पसंद आया, आपने खरीद दिया, पर आपको अब जिज्ञासा हो रही है कि मुझे ये सीखना है कि भैया आकांक्षा तुमने कैसे बनाया। तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे स्टूडियो आओ, आप मेरे साथ बैठो, आप प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट पेंटिंग करो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करो। तो ये कॉन्सेप्ट भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जिनको थोड़ा भी आर्ट में इंटरेस्ट था तो वो कहते थे कि आकांक्षा प्लेट्स बनाने, तुम्हारे साथ बनाने। तो मुझे टीचिंग में तो मजा आता ही था, और मैं कहती हूँ ना, जो चीज आप जितनी ज्यादा बांटोगे, सिखाओगे, आप उसमें उतना ही अच्छे होते जाओगे। तो मैं लोगों को बुलाना शुरू कर दी कि ठीक है, और मैंने उसका रेट, प्रोडक्ट रेट सेम रखा। मतलब अगर ये टेबल 4000 का है तो आप खरीदोगे तो भी 4000 में मिलेगा, आप मेरे साथ बनाओगे तो भी 4000 में मिलेगा। मतलब समझ रहे हो? तो मेरे पास क्या हुआ, वही लोग आते थे जो एकदम सीरियस होते थे पेंटिंग के लिए। अगर आप 4000 वास्तव में सीखना है, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 4000 सब लोग तो पे नहीं कर सकते इंडिया में सिर्फ एक टेबल सीखने के लिए। तो मेरे पास तो फिल्टर होके वही लोग आएंगे जिनको मन से पेंटिंग करना, जिनको मन से वो चीज अच्छा था, जैसे मैं फील करती हूँ। तो वो मेरे साथ पेंटिंग करते हैं और ये प्रोडक्ट अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि अगर मैं बेचती तो भी मैं उसी रेट पे बेचती। अभी इंडिया के किन किन राज्यों से ऑर्डर्स आते हैं? सारे राज्यों से, इंडिया के बाहर से भी आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं। जैसे किसी के घर में शादी है, दिवाली है, के रिटर्न गिफ्ट देने, बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट देने, तो वो हमसे कस्टमाइज करवाते हैं और हमें कहते हैं हमें 20 प्लेटें चाहिए, 10 कार्ड्स चाहिए। राखी में तो सारे भाइयों का ही पूरा कार्ड बन जाता है। अब मेन बात हमारे बिजनेस में ये कि हमारे लॉयल क्लाइंट्स, रिपीट क्लाइंट्स, जो एक बार आते हैं ना वो बार बार आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट टाइम भी ये कुछ कस्टमाइज कर देगी। ठीक है, किसी ने घर चेंज किया, नेम प्लेट पुराना लग रहा है, आकांक्षा नया नेम प्लेट कर दो। नेम प्लेट तो बिल्कुल ही कस्टमाइज होता है। आकांक्षा मुझे दीवार पे ना पिचवाई चाहिए। तो मैं उनका पहले सुनती हूँ कि उनको क्या पसंद है, फिर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, कुछ पुराने रेफरेंसेस दिखाती हूँ और उनको उनके हिसाब से कस्टमाइज करके वो चीजें बनाती हूँ। तो आप इस कस्टमाइजेशन के बिजनेस को भी साथ लेके चल रहे हैं? हाँ। और कुछ नए आइडियाज, क्रिएटिव चीजें? हाँ, फर्नीचर में भी आप आएगा? एग्जैक्टली मैं फर्नीचर डिजाइनिंग करती हूँ। फर्नीचर डिजाइनिंग मतलब मैं कारपेंटरी का काम नहीं करती हूँ, मैं फर्नीचर, बने हुए फर्नीचर्स पे अपने आर्ट वर्क इनकॉर्पोरेट करती हूँ। जैसे कि आपके बेंच हो गए, जैसे कि आप ये वाला पीस देख रहे हैं मेरे सामने में, ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉज है, तो ये नॉर्मल वुड है जो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और मैं उस पर अपने डिजाइनिंग करती हूँ। तो वो फर्नीचर बिल्कुल एक्सक्लूसिव बन जाता है, जो कि सिर्फ आपके घर में होगा। राइट तो आपको अगर मन है कि आपके फर्नीचर्स बिल्कुल ही अलग दिखे, तो आप उसको कस्टमाइज करा लो। आपको फर्नीचर नए नहीं खरीदने, पर पुराने को आपको डिस्कार्ड भी नहीं करना है। मतलब अगर आपको अपने पुराने फर्नीचर्स को डिस्कार्ड नहीं करना है तो आप मेरे पास लेकर आओ, बुलबुली के स्टूडियो में हम उसको पूरा रिवैम्प कर देते हैं। हम उसको रिवैम्प करेंगे, नया बना देंगे। और अगर सिर्फ एक लकड़ी भी लेके आओगे ना, तो उसमें लेग्स लगा के उसकी टेबल तो जरूर ही बना देंगे। तो मतलब मैं क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि लकड़ी इन्वायरमेंट से जो आती है उसको वेस्ट ना करें। अगर आप उससे बोर हो गए तो आप उसको पेंट करवाओ, रिवैम्प करवाओ। दैट सर्विस बुलबुली विल गिव यू, बट डोंट डिस्कार्ड इट। अभी कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? तो फ्रीलांसर्स आर्टिस्ट हमारे पास 10 से 12 है, और परमानेंट हमारे पास 2 लोग हैं जो कि स्टूडियो संभालते हैं। और जो हमारा जो वर्किंग मॉडल है वो
दोनों लोगों के लिए म्यूचुअली बहुत अच्छा है जो हमारे आर्टिस्ट है। तो जैसे कोई फुल टाइम कहीं काम करता है और पार्ट टाइम वो अपना पैशन, उनका पैशन है आर्ट में, तो वो हमसे जुड़ते हैं। हम उनको प्रोजेक्ट्स पे एनरोल करते हैं कि हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे और हम आपको प्रोजेक्ट्स वाइज पेमेंट देंगे। तो उससे क्या होता है, वो अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, उनका जो पैशन है वो उसको कर रहे हैं और उससे अर्न भी कर रहे हैं। और मेरे लिए फ़ायदा ये है कि मुझे पर मंथ उनको सैलरी नहीं देनी होती है, तो आई एम सेविंग फॉर माई बिजनेस। आई एम ऑल्सो गिविंग देम हैप्पीनेस थ्रू pursuing their passion in art and also with the money। मतलब पैसे भी कमाते हैं और वो अपने पैशन भी फॉलो करते हैं। अभी कितना साल का टर्नओवर चला जाता है, रेवेन्यू कितना? अगर आप टर्नओवर की बात करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर जितना हमने इनपुट दिया है उससे हमारा प्रॉफिट में ही रहता है। मार्जिनल प्रॉफिट होता है पर प्रॉफिट में हम रखते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल में हमारी लाइबिलिटीज बहुत कम है। लाइबिलिटीज मतलब मैंने बहुत बड़ा शॉप लेकर के नहीं रखा है, या मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को नहीं रखे। रादर मेरे सारे आर्टिस्ट प्रोजेक्ट्स पे रहते हैं, तो उनके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे पास भी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मेरे पास जितने ऑर्डर्स आते हैं मैं उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। क्या टर्नओवर रहता है साल का, क्या रेवेन्यू चला जाता है बुलबुल इंडिया तो का? हमने जितना इनपुट हम देते हैं उसमें रेवेन्यूज अच्छे हो जाते हैं और प्रॉफिट भी हमारी निकल जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट में होता है, क्योंकि हमारे मार्जिन ही बहुत कम है। और हमारे प्रोडक्ट में सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि आप बल्क में लो या एक पीस लो, एक पीस को बनाने में उतना ही टाइम लगता है। तो कुछ जब हम बल्क ऑर्डर बनाते हैं तो हम ये बहुत क्लियर बोल देते हैं कि आप हमसे डिस्काउंट लेते रहो, पर हम बहुत मार्जिनल रेट्स में आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब ने आपने 200 प्लेट्स के ऑर्डर्स दिए। ऐसा नहीं कि मशीन से बल्क ऑर्डर एक साथ निकल जाएगा। ये बात है ना, क्लाइंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम बल्क ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें बल्क डिस्काउंट दो। हमारे पास उतनी मार्जिन नहीं होती है, हमारे पास मशीनें नहीं होती है, सारी चीजें हाथों से बनती है। हमारे पास बस जगह होता है और जगह के भी हम रेंट्स देते हैं। तो ये उनको समझाना या कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। पर मैक्सिमम क्लाइंट्स जो ओवरसीज में, जिनको हैंड पेंटेड की वैल्यू पता है, वो हमसे नेगोशिएट नहीं करते हैं। उनको हम बोलते थोड़ा बहुत करते हैं एंड दे आर गुड क्लाइंट्स। ठीक है, जो हमने अभी बात करी है वो इस बुक में भी इन्होंने लिखा है पूरा, आर्ट स्पीक्स। और ये इनकी बुक है जो इस पूरे बुलबुल इंडिया पे, इनके एक्सपीरियंस पे, इनकी जर्नी पे और जो भी इन्होंने देखा है उस पे लिखी है इन्होंने। ऐसे तो मैं अभी बताऊंगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सब डिस्कस भी किया है। बट अबाउट द ऑथर हमेशा इंटरव्यू में बात कर ही रहे हैं, और अबाउट द बुक ये आपको जानना है तो आप इस बुक को ऑर्डर करो। और जैसे मैम से मेरा ऑफलाइन डिस्कशन हुआ था कैमरे के पीछे, कि आर्ट स्पीक्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ आर्ट, ये हैंडमेड आर्ट वाली बात नहीं है। वो आर्ट आप थोड़ा सा बता दीजिए। आर्ट एक टफ फेज को ओवरकम करना भी आर्ट है, सैडनेस से हैप्पीनेस में जाना भी आर्ट है, कोई चीज को ग्रो होता हुआ देखना या नेचुरली जो वो ग्रो कर रहा है एडवर्स एनवायरनमेंट में, वो भी आर्ट है। तो ये भी आर्ट है, टीचिंग भी आर्ट है, कुकिंग भी आर्ट है, म्यूजिक भी आर्ट है। तो इस बुक में वो सारी चीज़ें मैंने बोली हैं कि आपका जो भी पैशन है वो आप कभी ना कभी ज़रूर परस्यू करिएगा। सबके अलग सिचुएशंस होते हैं, सबके फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं, सबके अपने लाइफ के गोल्स अलग होते हैं, पर इन सभी गोलों को पूरा करते हुए आपका जो भी पैशन है वो आपके अंदर दबा रहता है और वो किसी ना किसी दिन निकलेगा ही। आई कैन चैलेंज। और जब वो आता है ऊपर तो आप उसको परस्यू जरूर करिएगा, उसको एक मौका जरूर दीजिएगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसको लिखने का, आर्ट स्पीक्स? आर्ट स्पीक्स लिखना मैंने शुरू किया था कोविड के टाइम में, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब हमारे पास ऑर्डर्स भी चल रहे थे और मेरे पास घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम थी, तो मैं उस समय ये लिखना शुरू की थी। अगर आपको इस बुक के बारे में कुछ भी जानना है तो ऑर्डर कर लीजिए और पढ़िए आर्ट स्पीक्स, क्योंकि आपके अंदर भी कोई ना कोई आर्टिस्ट छुपा हो सकता है इस आर्ट स्पीक्स को पढ़ के वो आर्ट आपकी बाहर आ जाए, और ये हेल्प करेगी आपको डेफिनेटली आपके आर्ट को बाहर लाने में। मैम अगला मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आपने जो बुलबुल इंडिया को बनाया वो पूरा शादी के बाद बनाया, हाँ। ठीक है, और अक्सर आज लेडीज में, गर्ल्स में एक धारणा बन गई है, दैट इज कि शादी के बाद करियर नहीं होता है, करियर खत्म हो जाता है, हस्बैंड नहीं करने देगा, सास ससुर नहीं करने देंगे ना। तो वो आप उसको कैसे देखते हैं और आज की लेडीज के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि आपने पूरा ब्रांड शादी के बाद क्रिएट किया है?
तो जो ये सोचती हैं कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है, वो खत्म नहीं होता, वो ब्रेक लगता है, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर अ चेंज। ठीक है। और उल्टा आप ज़्यादा लकी हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद अगेन आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप वापस से कॉर्पोरेट जॉब शुरू कर सकते हैं और वापस से आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। तो शादी के बाद जिस जगह में हम रहने लगे, वहाँ पे मुझे कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना पड़ा, और वो मेरी अपनी चॉइस थी, मैं कर सकती थी पर मैंने छोड़ा। और जब आप किसी चीज़ के लिए स्पेस बनाते हो, जैसे मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा, तो मेरे मन में वो स्पेस बन गया कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं हूँ, मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं है। तो ये जो स्पेस आया वो मुझे मोटिवेट किया अपना पैशन फॉलो करने के लिए। और शादी के बाद इनफैक्ट ये पूरा बिजनेस मैंने शुरू किया और इसको बढ़ाया, और 10 साल तक इस बिजनेस को चलाती रही और आगे बढ़ाते रहे हम टीम में। मेरा आखिरी सवाल आपसे, बुलबुली इंडिया को लेके उसका भविष्य कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? बुलबुली का भविष्य मैं ये देखती हूँ कि हमारे द्वारा डिज़ाइन किए गए वॉल प्लेट सारे घर में हो, और सारे घर में लोग अपने फर्नीचर्स को हमारे वर्कशॉप्स के थ्रू पेंट करना, रिवैम्प करना खुद सीख लें, और इन्वायरमेंट को थोड़ा सा आराम दे। कोई भी चीज़ जो उनको पसंद नहीं आती है, कोई पुराने फर्नीचर्स वो घर से हटाए ना, उसको वो रिवैम्प करे, उसको वो पेंट करे, और उसको वो कई बार यूज़ करें, सो दैट आप अपने पैसे भी बचाओगे और आप इन्वायरमेंट को भी बचाओगे, और आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने खुद के क्रिएशन को अपने आँख के सामने देख करके, और वो आपके बहुत सारे टेंशन्स भी दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा आप सबसे यही कहना है कि महिला एक योद्धा है, औरत एक योद्धा है, और उसकी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, अपने भाई और अपने पति और इस समाज से तो बिल्कुल नहीं है, उसकी लड़ाई खुद से है। ज़ीरो से शुरू करके अगर कोई लाखों की कंपनी बना सकती है, तो इन आकांक्षा शंकर से हमने आपको रूबरू कराया है। आपने हर चीज़ को जाना, समझा, उनके मुंह से खुद उनकी कहानी को सुना है। और डीप में इसको पढ़ना है तो आप आर्ट स्पीक्स उनकी बुक खरीदिए और वहाँ पे जाके पढ़िए। मगर सबसे अहम बात जो है, अक्सर लोग कुछ शुरुआत करने से पहले कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है, और पापा पैसे नहीं देंगे, मम्मी पैसे नहीं देंगी, मैं कैसे शुरू करूँ? तो आप उन लोगों को सीखना चाहिए कि शुरू करने के लिए पैसा नहीं, जज्बा चाहिए, और आप बड़े प्यार से लाखों करोड़ों की कंपनी बना सकते हैं अगर आपके अंदर जुनून है। तो ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतनी सारी बातें करने में, आप तक ये सारी बातें पहुंचाने में। तो मेहनत को सराहिए। अच्छा लगता है जब आप पूरा एपिसोड देखते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, क्योंकि सिर्फ अच्छा सुनने के लिए मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप मुझे बुरा भी बताइए, क्या और हम अच्छा कर सकते हैं, किस और को आप पीओवी के अंदर देखना चाहते हैं ये भी बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि वो करेंगे तब भी हमें आगे बढ़ने की मेहनत और जज्बा मिलता है कि हम आप तक ऐसे लोगों को लाएं और उनकी स्टोरीज आप तक पहुंचाएं जो आपको कहीं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकें। धन्यवाद।